Yes, good evening to all of you friends. We start at class at 9 p.m. Few more seconds to go. Right, friends, 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फर्स्ट में वोट करें. अमर, अर्जुन, शुभम, अपूर्वा, आदिति, अनदर डांस रीजर्स, वी मूव फॉरवर्ड 3% लोग बोलेंगे, देख सकते हैं. कीबोर्ड पे कंट्रोल आगे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो. एडवांस डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड लॉगिन करो. मोबाइल से देखने में इंटरनेट की स्पीड से यूजर शुगर क्लास में जो भी डाटा हुए नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट सेक्शन में. फिर बुधवार को मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ. सोमवार तक जो प्रश्न आए थे उसके जवाब मैंने अपलोड कर दिए. अभी लास्ट वीक हमने सेकंड पिलर कंप्लीट किया था. उसकी अलग अलग 3 टेस्ट थी. अब याद करो, सबसे पहली जो टेस्ट हुई बिटकॉइन वाली, उसमें 1200 स्टूडेंट्स ने दिया. अब ये जो आखिरी टेस्ट हुई पिलर 2 डी डेफिसिट वाली, उसमें 283, यानी 77% ऑडियंस ड्रॉप हो गई. यार, तो वो तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, दो जात के लोग होते हैं. एक जो टॉपर बनने आए हैं और दूसरे जो तजुर्बा लेने आए हैं. तो यू नो व्हिच वन इज व्हिच. यार, मेरा ये अनुभव है कि कोई भी बैच के अंदर जो लास्ट में सीरियस लोग बचे, उसमें से 10% रिजल्ट निकलता है. मतलब इसमें भी अभी कम हो गया था. समझो आखिर में बचे 200 लोग जो एकदम हार्डकोर यूपीएससी फोकस्ड है. तो उसमें से 10 मतलब कितने 20 टॉपर्स इसमें से निकलने चाहिए पीसीबी 13 में से. और वो भी ऐसा नहीं कि अभी कभी निकलेंगे. कोई सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में जाके निकलेगा. और उसी तरह जो मेरे पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं वो हर एक बैच में से थोड़े थोड़े आते रहेंगे. बोल के साल में 70 टू 80 टॉपर्स कलेक्टिवली अनअकैडमी के ये जो आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम बोलते हैं उसमें से निकलते हैं. कंपेयर टू दैट दिल्ली के अंदर कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके कितने क्लासरूम से 1770. तो उससे कई गुना आप ज्यादा आगे हैं ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में. इसका फायदा उठाइए. यार, ये जो टेस्ट है उसमें आप याद रखो फाइनेंस कमीशन. फिर फाइनेंस कमीशन इज मोस्टली थियरी. और वो भी समझो 16 तो अभी रिपोर्ट देना बाकी है. तो 15 वाला तो काफी समय से बना. तो उसकी तो थियरी आपको याद भी करनी पड़ेगी अलग एग्जाम्स के लिए. तो उसके जो भी 40 मार्क्स के प्रश्न थे, कम से कम 30 तो आपके बनने चाहिए. जिन जिनके एटलीस्ट 30 हो रहे हैं सबको बताइए. भाई रवि, सौरभ, जितेंद्र, शुभम, कोमलप्रीत, मोहित, केशव, ऋषि, मारियुष, दुर्गेश, अविशा, मनीष, शुभम, आसमा, प्रीति, अनुराग, लवप्रीत, विजय और उनसे भी ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए. उसके बाद था 2C ब्लैक मनी एंड सब्सिडी. अब उसमें करीब 70 मार्क्स के. पर हालांकि उसमें ज्यादा फैक्ट्स और वो सब आती क्रोनोलॉजी डेटा वगैरह. बट एटलीस्ट 30 तो होना चाहिए कि नहीं. मतलब 15 सवाल तो ठीक करो भाई. जिन जिनके हो रहे हैं उनको बताइए. तोरशाक, काजल, साक्षी, बादल, भावना, दर्शन, टेमी, दमन, ये दामन, तिवाशी, शुभी, दिव्या, अनमोल, विपुल, कोशिका, दीक्षा, प्रांजल, वीरेंद्र और लोगों की भी जो अच्छे स्कोर हैं बताइए. लास्ट वाज पिलर 2D एफआरबीएम और फिजिकल डेफिसिट. उसमें मतलब 50 क्वेश्चन थे, 2 मार्क के 100 मार्क का वो पेपर था. कम से कम आधे तक तो पहुंचो. 50 मतलब 25 सवाल तो ठीक करो. बेंजिया, पूजा, प्रीति, दमन, दामन, श्रियाजा, वैभव, चांसू, जमा, आशुतोष, प्रद्युमन, दिव्या, स्मृति, नंदिनी, राजीव, वेंकट, सुहास, महिमा, खुशी, अभिज्ञान और उनसे भी ऊपर सबको बताइए. फिर ये जो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो डेटा सेंट्रिक थे. आपको जो ग्राफ हैंडआउट में दिया सुकून से उसको देखो. अगर टेक्स्ट टू भी मान लो किसी साल 11%, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स में से कितना 5 आ रहा है. 6% डायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स आ रहा है. तो कलेक्टिवली यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आर हायर देन देयर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. सही बात है. तो सुकून से हैंडआउट देखो, ऊपर ऊपर से नहीं. ये गूगल फॉर्म में आप जानते हैं कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि सजेस्ट मी एक सब्जेक्ट फॉर लाइव मीडियम. तो आप जाइए इस पेज पे unacademy.com/content/gs educator. वहाँ आपको लिस्ट मिलेगी. ऑप्शनल टीचर के लिए ये लिस्ट मिलती है. unacademy.com/content/optional educators. तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने जो पढ़ना शुरू किया तो फिर वो श्रद्धा का विषय वो निपटाना चाहिए. फिर बाजार में 4 लोग कुछ और बात करें कि ये टीचर ये नहीं कराते, वो टीचर का ऐसा है, और फिर आपकी वो श्रद्धा कम हो जाए. तो फिर अभी मैं वो भी देख लूँ, ये भी देख लूँ. मैं देखता हूँ आजकल ये जो नए बच्चे उनमें ये डिसाइसिवनेस नहीं है भाई. समझो जब मृणाल नहीं था तब भी लोग यूपीएससी पास करते थे. तब श्रीराम आईएएस की नोट्स और कोचिंग चलती थी. उनके पहले किसी और की चलती होंगी. तो कहीं से तो कोई पढ़ के कर रहा है. पॉइंट इज वो खत्म करो. मैं 3-4 जगह से सब ढूंढने बैठूंगा और ऐसा कस्टमाइज पीसी बनाऊं, ग्राफिक्स कार्ड इसका, सीपीयू उसका, मदरबोर्ड तीसरे का. तो भाई सिलेबस कब खत्म करोगे. इसलिए जो लिया उसको आप खत्म करिए. नाउ वी आर डन विद पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस. पिलर 2 बजट टैक्सेशन वी आर डन. अभी हम लोग तीसरे पिलर में इंटरनेशनल ट्रेड. इसके 5 लेक्चर होंगे. गुरु शुक्र शनि रवि सोम. क्योंकि ये हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर है. जस्ट लाइक वो पिलर 1 2 याद करो. मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, रेपो वगैरह कि लगभग हर साल प्रश्न आते हैं. और 70 to 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि अपनी ये नोट्स मटेरियल से सॉल्व हो भी जाता है. क्योंकि वो स्टैटिक थियरी टाइप का इंटरप्रिटेशन पूछते हैं. ऐसा ही केस बनता है ये थर्ड पिलर का. तो 5 लेक्चर में आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं. लाइव लेक्चर अटेंड करें ताकि वो सुकून से आप अपना फास्ट फॉरवर्ड में सब दिमाग में उतरे नहीं. जिन्होंने लेट एडमिशन लिया उनको मैं कहना चाहूंगा पहले आप पिलर 1 या 2 वो मॉनेटरी पॉलिसी का पढ़ के आओ. क्योंकि उसका यहाँ पर आगे बहुत तार जुड़ते रहेंगे. खासकर शनि रवि और सोम के लेक्चर में कि कैसे मनी सप्लाई की असर होती है करेंसी एक्सचेंज पे. अब ये जो इकोनॉमी का थर्ड पिलर है इसके 3 हैंडआउट होंगे. पिलर 3 इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई एफपीआई उसका हैंडआउट मैं अपलोड कर चुका हूं. उसके बाद 3B में जाएंगे तो करेंसी एक्सचेंज के साथ जुड़ी सब चीजें पढ़ेंगे. 3C जो नेक्स्ट वीक जाएंगे उसमें ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट वो सब देखेंगे. एंड्रॉइड मोबाइल ऐप अनअकैडमी की मोबाइल ऐप में आप जाइए. रोहन पटेल सर्च करो. कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ. पीडीएफ मिलता है. एंड्रॉइड में ऊपर 3 डॉट होते हैं. एप्पल में नीचे एरो होता है. उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं. गूगल फॉर्म से भी जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे उसके भी जवाब मैं उधर अपलोड करता हूं. लैपटॉप से आप देख रहे हैं academy.com/apnana.org. कोर्सेज लेटेस्ट उसमें जाओ. पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ. राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उधर से माल डाउनलोड कर सकते हैं. मित्र ये जो अपनी ये तो कोर्स कौन सा चला है पीसीबी 13 मतलब कोरोना के बाद 13 बीमार में पढ़ा रहा हूं. इससे पहले वाला जो दिसंबर में खत्म हुआ पीसीबी 12 उसकी प्रिंटेड नोट्स अमेज़न वगैरह में लिस्ट हुई. अब हुआ ये कि इन्होंने 1000 कॉपी छापी थी. उसमें ज्यादातर तो सेल होने को आई. 300 350 बची है. अब इसके बाद इन्होंने वापस प्रिंट का ऑर्डर दिया कि 3000 कॉपी छापेंगे. लेकिन वो होगा ये कि वो सब 20 अप्रैल और उसके बाद उसकी स्टॉक और डिलीवरी चालू होगी. तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर पूरी चीजें ले लेना. वरना बाद में क्या होगा 20 अप्रैल के बाद वो फिर से वापस साइकिल चलेगी. एक और भी चीज हुई थी कि सब अब जानते हैं बुक्स में कैसा होता है कि मान लो लिखेंगे एमआरपी 1500 फिर कहीं इस पे जो भी 40% डिस्काउंट और ये 999 में ये सब पब्लिशर करते हैं. अब इन्होंने जब अनअकैडमी की ऐप या स्टोर पे ये चीज लॉन्च की थी तो प्राइस 1499 था. अमेज़न पे 100 के डिस्काउंट पे चलेगा 999. अब आप में से किसी ने अगर अनअकैडमी की ऐप या स्टोर से खरीदा 1499 तो चिंता नहीं करनी है. क्योंकि जो भी 400-500 रुपए आपके वापस आने चाहिए वो मैंने इनको कहा कि आप रिफंड उसका प्रोसेस कुछ करवाइए. तो आप अपना ईमेल या जो भी स्पैम मैसेज देखना कंपनी की तरफ से कोई मेल आएगा कि आपका ये ईमेल और बैंक अकाउंट वेरीफाई करे ताकि उसके अंदर वो जो भी ये दोनों का डिफरेंस है आपके हक में जो जाना चाहिए आपको रिफंड मिलना चाहिए वो प्रोसेस कर सके. और भी कुछ लोग की कंप्लेन आती है मेरी मेल्स की कॉपी चेंज नहीं हुई, चेक नहीं हुई वगैरह. वो भी मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं. फिर वो लोग मुझे ये कहते हैं हमने कॉल किया तो फोन कोई उठा नहीं रहा है या हम ईमेल करें कोई जवाब नहीं दे रहा है. तो प्लीज इंश्योर कि आपने अब आजकल लोग 2-3 सिम कार्ड रखते हैं कौन से आपसे किया है उसको चालू रखो कंप्लेन करने के बाद. तो उधर वो तो उसका आपको प्रोसेस करेंगे. एनीवेज मूविंग फर्दर. अब आपके ये जो इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये तुम 2 हफ्ते पढ़ाने वाले हो उसका एग्जाम में उपयोगिता क्या है. 2-3 सवाल आते रहते थे. 2024 में एक ही सवाल आया. लेकिन फिर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई फील इज गुड. मैनेजेबल रहती है चीजें. कुछ बार बहुत ज्यादा भी आ गए थे कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट की बार पूछ ले. लेकिन आजकल मॉडरेट हो गया. अब इसमें भी देखिए हम जो पढ़ने वाले अब याद करो लेट मी जूम इन.
चलते हैं हम लोग दिल्ली में यूपीएससी के धौलपुर के हेडक्वार्टर में। सर आजकल आपको किस टाइप का टॉपिक पूछने की खुजली मची है? जवाब, मुझे बीकॉम एमबीए टाइप का पूछने की खुजली मची है। एग्जांपल्स, पिलर 1 से याद करो। एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म, अब इतना कोई टीवाई की बहुत एडवांस बुक में देखो वरना तो है ही नहीं। शेयर मार्केट में बीटा का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे इनकम टैक्स चढ़ता है कि नहीं? इनवाइट्स पे इनकम टैक्स चढ़ता है कि नहीं? फिर क्या पूछा? इनवाइट्स के जो उसको सरफाई की पावर है कि नहीं? फिर कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी की इंटेंजिबल एसेट, ऐसा सब। पिलर 2 बी में कैपिटल बजट के साथ हमने देखा था और भी बहुत सारे प्रश्न। तो करना क्या है? कुछ नहीं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें देखिए 2 बात होती है। ये कुछ ऐसा है जो एनसीईआरटी की जो 11-12 की बिज़नेस स्टडी की बुक है, उसमें से उठा के थियरी पूछ रहे हैं। आपको लोड नहीं लेना है, कोई बुक खरीदनी नहीं है। अपने हैंडआउट में मैंने वो सब अपडेट कर दिया है। दूसरा वो कुछ पूछते हैं एडवांस बहुत टॉपिक, तो वो पॉसिबल नहीं, तो मैंने किए भी नहीं और मैं क्लेम करता भी नहीं। अब इसके बाद जो भी 4-5 स्लाइड आएगी तो ये क्लास 11-12 की एनसीईआरटी बिज़नेस स्टडी में से जो भी कॉमर्स अकाउंटेंसी टाइप का थोड़ा और पढ़ लेना है, वो हम पढ़ेंगे और उसमें फालतू की पीएचडी करने मत बैठना फिर। तो देखिए, इकोनॉमी 2 जात की होती है। नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें, तो ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब कुछ पे पाबंदी हो, एवरीथिंग रिस्ट्रिक्टेड। तो हम कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी के भी अलग-अलग ग्रेडेशन या लेवल्स होते हैं कि भारत में कुछ चीज़ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे पाबंदी हो, अमेरिका में सब कुछ खुला हो वगैरह-वगैरह। वो हम लोग देखेंगे पिलर 4 में सोशलिज्म, कैपिटलिज्म वगैरह। खैर ऐसी जो ओपन इकोनॉमी होती है, वो पूरी दुनिया के साथ 3 जात के उसके लिंकेजेस होते हैं। पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ले, मतलब आउटपुट मार्केट का लिंकेज। दूसरा विदेशों से कुछ एफडीआई लोन का पैसा लेके आए तो फाइनेंशियल मार्केट का लिंकेज। और तीसरा कि अपने वर्कर्स बाहर जाएँ और उधर से पैसा भेजें एंड रिवर्स, तो वो क्या लेबर मार्केट का लिंकेज। तो रिमेंबर ओपन इकोनॉमी के कितने लिंकेज होते हैं? 25 और भी हो सकते हैं पर एमसीक्यू पास करने के लिए कबूल करने के 3 लिंकेज है, आउटपुट, फाइनेंशियल एंड लेबर मार्केट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने आगे पिलर 1 में भी देखा था बैंक एनबीएफसी में कि हाउस होल्ड सेविंग करते हैं और उधर से आप पैसा देते हैं बैंकों में, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में, कंपनी को लोन जाता है, फिर आपको वो प्रॉफिट डिविडेंड इंटरेस्ट के रूप में देते हैं, रेंट वेजेस के रूप में आप नौकरी करते हैं, उनको किराए पे जमीन या दुकान दिया उसका पैसा आता है, ये सब है। अब इसमें गवर्नमेंट की क्या रोल रहती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? सरकार खुद कुछ खर्चा करे तो भी साइकिल को प्रमोट कर सकती है, या डेफिसिट या लोन लेके सरकार इसमें पैसा डाले या यहाँ से पैसा लोन में ले ले तो ये पूरी साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं। क्यों, कैसे, वो सब मीन्स के मुद्दे यहाँ पर और दिमाग नहीं खर्च करें, बट यस गवर्नमेंट कैन प्ले अ रोल इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है कि हमने कोई चीज़ खरीदी, हमने किसी को लोन दिया, उधर से हमको पैसा वापस आया, कुछ हम नौकरी करते हैं, सैलरी वापस आई, ये सब चल रहा है। तो भारत देश के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है। अब मान लीजिए हम बाहर से एएमडी या इंटेल का सीपीयू इंपोर्ट करते हैं, तो अपने देश में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा था कि हम पैसा बैंक में सेव करते, उधर से शेयर मार्केट या उधर से कंपनियों को लोन में जाता, फिर हमको पैसा इंटरेस्ट में वापस आता, उसमें से पैसा लीक हो गया, बाहर चला गया। तो रिमेंबर, इंपोर्ट रिजल्ट्स इन लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ इंडिया। अगर कुछ आयात किया तो अपने पैसे का लीकेज होकर बाहर चला जाएगा, अपनी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को वो एक प्रकार से नुकसान कर जाएगा। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। मान लीजिए हमने इंडिया की चाय बाहर एक्सपोर्ट कर दी, तो निर्यात किया तो पैसा भारत के अंदर आएगा। तो रिमेंबर, एक्सपोर्ट रिजल्ट्स इन इंजेक्शन ऑफ मनी इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर इंडिया। एक्सपोर्ट करोगे बाहर से पैसा अंदर आएगा, तो एक्सपोर्ट मींस इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर इंडिया। बात में कुछ दम है नहीं, पर ऐसा वो सीधा क्लास 11-12 की बिजनेस स्टडी से उठा के आपको पूछे तो आपको टिक करना है। इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फायदे? सरकार को क्या फायदा कि जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसमें टैक्स की कुछ कमाई हो जाए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लोगों को जॉब्स मिलेंगे, जीडीपी प्रमोट होगा। और सरकार को इसमें से जो खुद को टैक्स नहीं मिला, जब भारत के अंदर चाय के बागान से चाय एक्सपोर्ट किया जो पैसा है तो लोग अपना हेल्थ, एजुकेशन वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को क्या फायदा? और ज़्यादा कस्टमर मिलते हैं और ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता है। देन इंक्रीज कैपिटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मान लीजिए कि भारत की कोई सोडा कंपनी है सोशियो, अब उसने 1 लाख बोतल बना दी है, अब भारत में पीने वाले सिर्फ 50,000 हो, तो फिर अल्टीमेटली क्या करेगा? उसकी मशीन की कैपेसिटी लाख की होगी पर वो 20-30 हज़ार बोतल ही बनाएगा। लेकिन फिर अगर वो एक्सपोर्ट कर पाता है, तो अफ्रीका, जिम्बाब्वे कहीं एक्सपोर्ट कर सकता हूं, तो उसकी मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो रन करेगा और प्रोडक्शन करेगा। सो इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल एंड मशीनरी। और मान लीजिए भारत के अंदर सोशो कंपनी है और सामने दूसरी कोका कोला कोई कंपनी है। अब सोशो बेचना चाहता है पर कोका कोला के साथ कंपीट नहीं कर पाता, तो सोशो क्या करे? वो जाके जिम्बाब्वे में एक्सपोर्ट करे ना, ताकि जो डोमेस्टिक मार्केट में इंटेंस कंपटीशन है कि मान लो कोका कोला वाला सलमान ऋतिक सबको ऐड का पैसा देके ऐड करा सकता है, सोशो कंपनी वाले के पास पैसा नहीं होगा। जिम्बाब्वे का जो होगा टिकटॉक लेवल का उनका फिल्म स्टार, उसको तो वो हायर करके उधर ऐड चला के बेच सकते हैं। तो इट गिव्स यू एन एस्केप फ्रॉम द इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। कस्टमर को क्या फायदा है? चॉइसेस बढ़ती हैं, वरना हमको माइक्रोमैक्स के फोन खरीदने पड़ते हैं, विदेशी फोन खरीदते हैं अच्छी क्वालिटी के। इसके बाद मुद्दा आता है कि आप एक बिजनेसमैन है और आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या प्रोसेस होती है? अगेन ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये सब एनसीईआरटी बिजनेस स्टडी में दिया है और यूपीएससी को आजकल कुछ लिमिट का सवाल उठा देते हैं। तो मैं कुछ आपको आउटलाइन दूंगा, बाकी सब हैंडआउट में दिया, वो 20 मिनट पढ़ के आप खत्म कर देना। तो मान लीजिए टाटा कंपनी की इच्छा हो कि हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें जिम्बाब्वे, अमेरिका में अपने कार से एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक तो काम है कि सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में लग जाओ, पर इसमें 2 डिफिकल्टी है। एक, इंडिया की कार उधर एक्सपोर्ट कर ट्रम्प कहेगा नहीं, इस पे मैं 25% टैक्स लगाऊंगा क्योंकि आप हमारी टेस्ला कार पे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, जिसको हम प्रोटेक्शनिज्म, रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह जो अगले हफ्ते और आराम से पढ़ेंगे। तो ये एक दिक्कत हो जाएगी कि मजा नहीं है। दूसरा हम ये काम करें कि मान लीजिए टाटा कंपनी ने एप्पल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एप्पल कंपनी के आईफोन टाटा भारत में मैन्युफैक्चर करेगा और फिर हो सकता है जिम्बाब्वे, अफ्रीका और जगह एक्सपोर्ट और भारत के लोग भी खरीद सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, हालांकि इसमें चैलेंजेस क्या होंगे? टाटा पर क्वालिटी कंट्रोल एप्पल डिसाइड करेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मांगेगा वगैरह, तो वो एक अलग उसकी चैलेंज हो सकती है। तीसरा, डोमिनो पिज़्ज़ा की इच्छा है कि हमें भारत में आके पिज़्ज़ा की दुकानें खोलनी है, तो वो कैसे करेगा? तो डोमिनोज पिज़्ज़ा को पता है हमारा इतना स्टाफ और हमारे पास इतनी जमीन तो है नहीं कि हम खुद जाके हर सिटी में अपना डोमिनो पिज़्ज़ा आउटलेट खोलें। उन्हें भारत में एक कंपनी को पकड़ा, जुबिलियन फूडवर्क्स, उसे उनके मास्टर फ्रेंचाइजी, और जुबिलियन फूडवर्क के मेरे पास भी इतनी जमीन और दुकान नहीं, तो उसने फिर हर एक शहर में सब फ्रेंचाइजी वालों को पकड़ा कि हर सिटी में समझो कोई तो बिजनेसमैन होगा, उसके पास खाली दुकान पड़ी है, कुछ पैसा पड़ा है, तो उसको कहा जाएगा कि तुम चला लो डोमिनो पिज़्ज़ा का आउटलेट। और इसमें सब रूल्स होंगे कि आपने जो आउटलेट खोला तो उसमें डोमिनोज का लोगो लगाओगे, पिज़्ज़ा की रेसिपी हम बोले ऐसा बनाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में ये सिटिंग लेआउट होगा, डिलीवरी की ट्रेनिंग होगी वगैरह वगैरह। और उसके बदले जो भी एक-एक पिज़्ज़ा बेचा जाएगा, तो इन लोगों ने मान लो 199 का पिज़्ज़ा बेचा, उसमें से X% वो जुबिलियन फूडवर्क को देंगे और उधर से Y% डोमिनो पिज़्ज़ा अमेरिकन कंपनी को जाएगा जो कि फ्रेंचाइजर है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि अमेरिकन कंपनी कैसे भारत के मार्केट में एंटर करती है। तो सर्विसेज में समझो फ्रेंचाइजी होता है, फ्रेंचाइजी। व्हाट अबाउट कोका कोला या पेप्सी? तो ये सर्विस नहीं, सेवा नहीं, फिजिकल वस्तु है। अब उनकी इच्छा भारत में हमको कोला पेप्सी बेचना है, उनके पास भी इतनी फैक्ट्री है, इतना स्टाफ नहीं कि खुद से सब मैन्युफैक्चरिंग करे, तो इन्होंने कंपनी को पकड़ा भारत की वरुण बेवरेजेस, तो वो हो गया लाइसेंसी। अब भारत में जो भी ये पेप्सी बनती है तो समझो अमेरिका से वो सब गोरे लोग आके इधर नहीं करते हैं, भारत की वरुण बेवरेजेस है वही सब करता है। इन लोगों ने उसको सब बोतल का डिजाइन, शेप, सीक्रेट, अपना फार्मूला ऑफ द सोडा वो सब दिया होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा और पेप्सी का स्टिकर चिपका के आगे देता रहेगा। फिर आपने जो भी मान लो 30 रुपए की पेप्सी ली, उसमें से X% पेप्सी को जाएगा, बाकी सभी लाइसेंस वरुण बेवरेजेस के पास रहेगा। तो दैट इज अनदर वे टू एंटर इंटरनेशनल
बाइक बनानी है, तो भारत की हीरो और जापान की होंडा दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई, तो उसे क्या कहें? हीरो होंडा क्या है? जॉइंट वेंचर है। स्टैंडर्ड चार्टर वो ब्रिटेन में उसका हेडक्वार्टर, और उनकी इच्छा भारत में बैंक खोलना है, तो भारत में उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर इंडिया कंपनी नहीं खोली, तो भारत की कंपनी पे रजिस्टर करेंगे, लेकिन उसकी 100% मालिकी ब्रिटेन की कंपनी के पास होगी। तो ऐसी होली ओन सब्सिडियरी कंपनियों द्वारा भी विदेशी कंपनियां भारत के मार्केट में एंटर कर सकती हैं। इसके बाद मुद्दा आता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलग-अलग कौन-कौन से जात के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगेन एनसीईआरटी बिजनेस स्टडी में दिया है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए एक लाइन में मैंने समरी दी है। हैंडआउट में से देख लेना, याद रहे उतना ठीक है, समझ आए उतना ठीक है, नहीं आए तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करें। एक दो मैं डॉक्यूमेंट आपको बता दूं। मान लीजिए वाघ बकरी चाय हमने अमेरिका में एक्सपोर्ट की, अब ये एक्सपोर्ट का धंधा समझो, कोई तुरंत वो कैश नहीं दे देगा, सब क्रेडिट पे चलता है, लोन उधारी में चलता है। तो यहाँ पर वाघ बकरी चाय जो एक्सपोर्टर या क्रेडिटर या ड्रॉवर है, वो क्या एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें ऐसा लिखा होगा कि डियर अमेरिकन इंपोर्टर, आपने जो हमसे चाय खरीदा उसका $5000 आपको देना है, और वो मेरे बैंकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे देना ये तारीख से पहले। और ये जो भी इंपोर्टर है अमेरिका का, वो एक प्रकार से उसने समझो लोन पे पूरा मान लिया, पैसा भी चुका है नहीं, तो इंपोर्टर है, डेप्टर है, ड्रॉई है। उसके पास एक कागज है, उसने क्या करना पड़ेगा, इसको ऑनर करना पड़ेगा और एसबीआई में जाके पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर वो डेडलाइन तक में पैसा जमा कर दे तो कोई ब्याज नहीं है, उसके बाद जमा करेगा तो उसको ब्याज चढ़ेगा, किसको? अमेरिकन इंपोर्टर को। तो दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब कुछ लोग खिचड़ी करेंगे कि एक फिगर 1C में भी तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, टीआरईडीएस और फैक्टरिंग पढ़ा था, तो भाई खिचड़ी मत करो, वो चीजें अलग थी, इधर हम लोग बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। ये सब एक लाइन में तैयार करना है। जुपिटर और वीनस का कंपेयर कॉन्ट्रास्ट हमको नहीं पूछा है। कीप द लाइफ सिंपल फॉर योरसेल्फ। तो वी आर डन विद द बेसिक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो भी बीकॉम टाइप का पढ़ना था एज पर द यूपीएससी टेंट। अब आते हैं मेन थियरी पर, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब अपने देश का बाकी दुनिया के साथ पैसों का कितना व्यवहार, कितना ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक देश के निवासी और विदेश या गैर निवासियों के बीच जो पैसों का व्यवहार हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन-देन हो रहा है, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। अब इसको प्रश्न कैसे क्यों बनाते हैं समझते हैं। मैं का बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, मतलब एक एक्सेल शीट होनी चाहिए। कौन बनाता है? हर एक देश का सेंट्रल बैंक, भारत में आरबीआई बनेगा, चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व वगैरह। अब इसमें तकलीफ हो जाएगी कि एक्सेल शीट में आप जानते हैं सब कॉलम होते हैं एबीसी। अब भारत का आरबीआई कॉलम ए में कुछ लिखे, बी में कुछ लिखे, और पाकिस्तान वाला ए में कुछ लिखे, बी में कुछ लिखे, तो गड़बड़ हो जाएगी, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए सब लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना होगा कि कॉलम ए में ये लिखना है, कॉलम बी में ये लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन डिसाइड करेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, उनका मैनुअल मतलब दिशा निर्देश है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल नंबर 6 या वर्जन 6, उस हिसाब से सबको एक्सेल शीट मेंटेन करनी है। अब इसमें भारत रुपये में लिखे, चाइना उसकी अपनी रेनमिन करेंसी में लिखे, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए सब लोगों ने जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, एफडीआई या सारा ट्रांजैक्शन डॉलर करेंसी में कन्वर्ट करके लिखना है। तो दैट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर डेटा एंट्री कैसे होगी कि मान लो जैकलिन फर्नांडिस जो भारत की सिटीजन नहीं है, रेसिडेंट है, नागरिक नहीं है, निवासी है, वो मान लो टॉम क्रूज को पैसे भेजे $10, तो इंडिया से पैसे बाहर गए तो अमेरिका के खाते में वो लोग लिखेंगे क्रेडिट में $10 आया। यहाँ पर क्रेडिट का मतलब लोन नहीं है, ट्रांसफर हो गया ऐसा है। और भारत कहेगा हमारे खाते से पैसा चला गया, तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट हो गया, -$10 डेबिट हो गया। एक बात है। साइमल्टेनियसली आर्नोल्ड मान लो सलमान को पैसा भेजे कि आपकी बीइंग ह्यूमन टी-शर्ट लेनी है, वो उधर से $20 भेजे। एक प्रकार से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीइंग ह्यूमन टी-शर्ट। तो यहाँ पर अमेरिका वाले अपने अकाउंट में क्या लिखेंगे कि $20 चला गया, -20 डेबिट हुआ, और भारत का आरबीआई क्या लिखेगा कि +$20 आ गए, मतलब क्रेडिट हो गया। अगेन यहाँ पर क्रेडिट का मतलब लोन नहीं समझना, यहाँ पर कि पैसा इनकमिंग है। बस तो ऐसी एक्सेल शीट हमने भी बनाई, अमेरिका ने भी बनाई, तो हमने अपनी सारी एक्सेल शीट ईमेल कर देनी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ को। फिर वो सारे दुनिया का ऐसा सब मॉनिटरिंग करेगा क्या किधर चल रहा है। और सोचो ऐसी सभी देशों की एक्सेल शीट को आप एक ही साथ मिला दो और फिर उसमें प्लस का कमांड दे दो या सिग्मा कमांड दे दो कि सम ऑफ ऑल द सेल्स। तो वर्ल्ड का नेट क्रेडिट क्या होगा? $30 आए, और दुनिया से कितने डॉलर गए? $30 चले भी गए, क्योंकि ये 20 और 10 उधर आए और 20 और 10 गए, प्लस माइनस सेम अमाउंट होगी। तो नेट जवाब क्या आएगा? +30 -30 तो जवाब हो जाएगा 0। यानी याद रखना वर्ल्ड का नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक देश से पैसा जा रहा है तो दुनिया में किधर तो जा रहा है ना, मार्स या वीनस पे तो जा नहीं रहा, तो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज 0। अब यहाँ पर आपको आसानी से समझ आए तो मैंने क्या बताया, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ये लोग भारत में रहते हैं, टॉम क्रूज आर्नोल्ड अमेरिका में रहते हैं, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्लियरली विजुअलाइज हो सकता है। बट व्हाट इफ दो सिटीजन एक ही देश के हो, लेकिन एक भारत में एक अमेरिका में रहता हो। मान लो अनअकैडमी इंडिया, उसके जो मालिक है इंडियन सिटीजन, मैं भी इंडियन सिटीजन, तो मान लो मैं अमेरिका चला जाऊँ और अमेरिका से ऑनलाइन क्लास लूँ। अब लोग ये मुझे सैलरी भेजेंगे, अमेरिका आएगी, तब क्या कहोगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंट्री करोगे कि नहीं? ये तो दोनों सिटीजन एक ही देश के हैं, तो फिर करना चाहिए कि नहीं? जवाब है हाँ। उसमें डिपेंड करता है कि मैं सिटीजन भारत का हूँ, लेकिन मैं कैसा एनआरआई टाइप का आदमी हो गया ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन, भारत में तो मैं रहता नहीं। तो हमारी तो वही बात थी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच ट्रांजैक्शन देखो तो देख लेंगे। तो वो डिफाइन करेगा आईएमएफ कि अच्छा इस केस में मृणाल को जो पैसा अमेरिका में, हालांकि वो भारत का नागरिक है, तो अमेरिका में डेटा एंट्री करनी चाहिए कि नहीं? तो वो डिपेंड करता है कि ये नॉन रेसिडेंट है क्या इंडिया का। उसकी उन्होंने डेफिनेशन बनाई होगी कि ये आदमी भारत के बाहर कितने दिन रहता है। एक्जैक्टली क्या डेफिनेशन हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, बट सफिशिएंट नो आईएमएफ ये सब सेटल करता है। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके दो क्लासिफिकेशन है। एक तो टेक्स्ट बुक वाला क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी वगैरह में, एक तरफ है करंट अकाउंट, दूसरी तरफ है कैपिटल अकाउंट, और उसमें पैसा आता है जाता है, उसका हिसाब किताब करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम पे कैपिटल अकाउंट में भारत में इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई एफपीआई के रूप में कितना पैसा आता है, वो क्या है मामला, कल फ्राइडे हम लोग देखेंगे। बेसिकली भारत की कंपनियों में जो शेयर्स के रूप में इन्वेस्टमेंट विदेशी लोग करते हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग मतलब विदेशों से लोन के रूप में कितना पैसा भारत में आता है। ठीक है, वो लोन हुआ, शेयर कैपिटल हुआ, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप इस तरफ लिखेंगे। और उसके अलावा जितनी और चीजें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रेमिटेंस मतलब फैमिली को पैसा भेजा वगैरह, वो सब कुछ आप लिख देंगे करंट अकाउंट में। तो ये एक मेथड हुई क्लासिफाई करने की बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन को। अब जो आरबीआई की खुद की मेथड है रियल लाइफ में स्वाभाविक है वो थोड़ी ज्यादा रिफाइंड होगी। तो वो क्या कहेगा कि एक तरफ करंट अकाउंट है और दूसरी तरफ है कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। और कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में वो लिखेगा एफडीआई का पैसा है, मतलब एक कंपनी में मोर देन 10% शेयर्स विदेशियों ने खरीद लिए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पैसा है, मतलब 1-2 अप टू 10% शेयर्स फॉरेन इंडिया की कंपनी के खरीद लिए। लोन्स का या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग विदेशों से जो पैसा है। नॉन रेसिडेंट मतलब जैसे टॉम क्रूज वगैरह, उन्होंने भारत के बैंकों में पैसा डिपॉजिट किया, इंश्योरेंस पेंशन स्कीम में पैसा डाला। एंड लास्टली आरबीआई का खुद का फॉरेक्स रिजर्व, वो क्या है, वो परसों वहां तक पहुंचेंगे। ये सब में जितना पैसा पड़ा है वो कहेंगे भारत का कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट है, और उसके मुकाबले बाकी जितना पैसा आता जाता है इंडिया एंड अब्रॉड, वो सब करंट अकाउंट है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो पैसा है, वेजेस डिविडेंड इंटरेस्ट का पैसा है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इनकम है, रेमिटेंस गिफ्ट डोनेशन का जो पैसा है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनकम, ये सब क्या है पिलर 4 जीडीपी में और आराम से समझेंगे। अभी के लिए कि आरबीआई की मेथड अलग है, आरबीआई की असल मेथड में हमको दिमाग नहीं खर्च करना, सिवाय कि आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की तैयारी करें। तो वी विल नॉट वरी टू मच अबाउट आरबीआई मेथड, वी विल फोकस मेनली ऑन द टेक्स्ट बुक क्लासिफिकेशन मेथड।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें थोड़ा बढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर क्या है? जैसे हमने कार को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया तो हम देख सकते हैं, यानी विजिबल पार्ट। तो विजिबल पार्ट में क्या आएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पता चले कि हमने बहुत सारा ये क्रूड ऑयल गोल्ड वगैरह इंपोर्ट किया है और सामने हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो जब नेगेटिव हो जाएगा कि -$180 बिलियन, इसका मतलब कि भारत से बहुत सारा पैसा बाहर चला गया क्योंकि हमने ये गोल्ड क्रूड ऑयल बहुत सारा इंपोर्ट कर लिया था। तो इधर जब आए $180 बिलियन, ये डेटा 2018 का है। इसको मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है कि देखिए जब कोरोना आया 2020 में तो वो सब अलग ही दिशा में इम्बैलेंस हो जाता है। तो थियरी मुझे जो आपको समझानी हो वो समझाने में दिक्कत आती है। तो हमें कुछ टेबल या पकड़ना पड़े तो 2018, क्योंकि थियरी तो सेम ही रहेगी। दूसरा कि हर साल अब मैं नया डेटा इसमें डालूं तो हैंडआउट में दिया होगा, इधर स्लाइड में मैं अपडेट करता रहूं तो मेहनत बढ़ जाती है। तो हमें बस थियरी समझनी है तो एक पुराने डेटा से समझ लेते हैं। तो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने किया, उसमें जवाब नेगेटिव हो गया क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया था -180, एंड दिस इज फॉर गुड्स, फिजिकल वस्तुओं के लिए। अब बात करें सर्विसेज। सर्विसेज में समझो कि जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने की एक अमेरिकन कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। अब वो अपना प्रोडक्शन करते होंगे चाइना में, लेकिन ये जो कैलकुलेटर इसमें भी अंदर कुछ सॉफ्टवेयर या कोडिंग या कुछ तो चिप होगा, तो उसका सॉफ्टवेयर कोडिंग करना है। अब आपका मान लो कैलकुलेटर बिगड़ गया, आप कॉल सेंटर में फोन करेंगे तो कस्टमर सपोर्ट देना है, तो ये सब ना चाइना वाला करता है ना अमेरिका वाला करता है। इन्होंने ये काम आउटसोर्सिंग में दे दिया भारत को कि तुम ये सब करते रहो। और ऐसे सेंटर्स होते हैं। कॉल सेंटर छोटी चीज हुई कि आप फोन करके कस्टमर सपोर्ट कर रहे हैं। हम उससे बड़े बड़े काम भी करते हैं कि जैसे सॉफ्टवेयर कोडिंग इसका कर दिया, इसका नया वर्जन इसका डिजाइन करना है 3D, वो सब काम कर दिया, प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह वगैरह। इसे हम कहते हैं ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम में बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का काम करती है। तो ये लोग जो काम करते हैं उसे आप क्या कहेंगे? ये फिजिकल गुड्स नहीं बना रहे, ये अलग अलग जात की सर्विसेज दे रहे हैं। सो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो भारत की ऐसी नोटेबल सर्विसेज क्या क्या है? सॉफ्टवेयर, आईटी, बीपीओ, बिजनेस सर्विसेज, कंसल्टेंसी, प्रोडक्ट डिजाइन, क्लिनिकल ट्रायल, ट्रैवल, टूरिज्म, कार्गो ट्रांसपोर्ट, ये सब जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ढेर सारे पैसे कमाते हैं। सामने हम लोग भी कुछ तो सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं। जैसे गूगल फेसबुक से एड्स खरीदे, डिजिटल एड्स, बिजनेस सर्विसेज। हमारे लोग विदेशों में घूमने गए तो हमने एक प्रकार से टूरिज्म वेकेशन सर्विस को इंपोर्ट किया। कार्गो ट्रांसपोर्ट, कोई भारतीय एक्सपोर्टर अमेरिकन शिप को रेंट पे ले ले, किराए पे कि मेरा ट्रांसपोर्ट करो सामान, तो ये हमने कार्गो सर्विस इंपोर्ट की वगैरह वगैरह। सो दीज आर मेजर इंपोर्ट सर्विस इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो सर्विसेज है उसमें मजे की बात क्या है कि मान लो हमने इंपोर्ट किया हो $126 बिलियन का, लेकिन सामने हमारे ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर वगैरह $200 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया। तो जब आप नेट जवाब निकालोगे प्लस माइनस करके तो जवाब क्या आएगा? 82, दैट इज सरप्लस। तो यानी सर्विसेज के मामले में हम डेफिसिट नहीं सरप्लस में रहते हैं। गुड्स में स्वाभाविक हम डेफिसिट में रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे, क्योंकि बाहर से हम जितनी मेडिसिन, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, गोल्ड वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है। अब दोनों को मिलाइए, गुड्स और सर्विसेज दोनों का कंबाइंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ? तो ये जो भी -180 गुड्स में है प्लस 82 सर्विस में है, तो जवाब फाइनल कितना आएगा? -180 प्लस 82 तो जाएगा -98 फॉर 2018। तो ओवरऑल हम लोग क्या नेगेटिव जवाब आया, इसलिए हम कहेंगे कि हम ट्रेड डेफिसिट में है। पॉजिटिव में आता तो बोलते ट्रेड सरप्लस में है। तो ये हुआ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अब इधर डेफिनेशन अलग अलग है। एनसीईआरटी ये कहता है कि देखो जब तुम बात करो बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो सिर्फ फिजिकल वस्तुओं के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करो, सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात मत करो। ऐसा क्यों? शायद एडम स्मिथ के जमाने में जब डेफिनेशन बनाई होगी तो सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट हो सकता है, अंग्रेजों के जमाने में किसने सोचा था? तब तो फिजिकल वस्तुओं का ही होता था। तो पुरानी डेफिनेशन ऐसी है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आईएमएफ उन्होंने जो मैनुअल बनाया वो कहेंगे नहीं, तुम गुड्स और सर्विसेज दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखो, वो हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एमसीक्यू में क्या करना है वो डिपेंड करता है एमसीक्यू में कॉन्टेक्स्ट क्या है। पहला प्रेफरेंस आपको एनसीईआरटी को देना चाहिए। तभी इस हिसाब से समझो बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन सी गुड्स की बात करनी है तो हम लोग डेफिसिट में, नेगेटिव है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ सर्विस की बात करनी है तो हम लोग सरप्लस में। बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स एंड सर्विस दोनों का कंबाइन करो तो जो भी 98 माइनस जवाब आया तो हम डेफिसिट में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड कुछ भी नहीं लिखा तो हम मान के चले एनसीईआरटी वाली बात, तो भी हम डेफिसिट में ही है। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। अब कोरोना में कुछ अलग हो गया। कोरोना में आप जानते हैं लॉकडाउन, तो ये पेट्रोल डीजल की खपत कम हो जाएगी। बाकी भी चीज़ों का जो इंपोर्ट हम करते होंगे वो पहले से कम हो जाएगा। तो नॉर्मली जो $180 बिलियन का डेफिसिट रहता था गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो थोड़ा कम होकर -100 ही हो गया। तो मतलब डेफिसिट में थोड़ी कमी आई। सामने अपने जो एक्सपोर्ट थे वो थोड़े बहुत बढ़ गए होंगे। उसका कारण क्या? कोरोना में ये सब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सब में बहुत सारा हमने एक्सपोर्ट किया होगा। इसके बाद दो चीज़ें आती हैं, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, और वो फ्रेश माइंड से समझते हैं। तब तक आप एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ट्राई करो। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में इसमें से कौन सी चीज़ हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। जया, प्रदीप, सोमेश, गौरव, शुभम, हर्ष, कौशल, अंचल, मधु, अलका, ऋषि, मधुकर, विशाल, नवीन, नजीर, प्रशांत, मेघा, साध्वी, राहुल, रूही, रुपेंद्र, प्रभात, विक्रम, कबीर, योगेंद्र, निश्चिता, लोबजेंग, सौम्या, राजवीर, साक्षी, दर्शन, ऋषिका, शर्मिन, आतिश, ऋषभ, सचिन, मानसी, मयंक, कोमल, सृष्टि, रफी, अरविंद, अरविंद, कवि, देव, मिथिलेश, प्रज्ञा, ऋतिक, अजय, अमन, रोहन सिंह एंड करेक्ट आंसर्स। देखिए, क्या बाहर से हम लोग मसाले इंपोर्ट करते होंगे वो भी हाईएस्ट? भाई भारत में यूरोपियन और अंग्रेज लोग क्यों आए थे? हमारे मसाले उनको खरीदने थे, तो हम उनसे ज़्यादा थोड़ी खरीदते होंगे। उसी तरह फ्रेश फूड, क्या भारत में फूड प्रोडक्शन कम है कि बाहर से मंगवाना पड़े? हो सकता है अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन कुछ मंगवाते हो फ्रांस या यूरोप से, स्पेशल जात की स्ट्रॉबेरी या कुछ, बाकी लोग तो भारत के खाते होंगे, तो ये हाईएस्ट इंपोर्ट कैसे हो सकता है? तो ए एंड बी इज नॉट प्रेजेंट, सी या डी में से कुछ हो सकता है। सो नाउ वी आर 50-50। अब उसका क्या डेटा फिर आगे निकालो, तो वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग मंगाते हैं। इसको इंटरप्रेट मतलब इसको सॉल्व करने के अलग-अलग तरीके हैं। एक तो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक में भी कहीं ये डेटा दिया है। दूसरा अगर आप न्यूज़पेपर हेडलाइन देखते हो, तो कई बार आप पाएंगे कि भारत में खाद्य तेल, एडिबल ऑयल का बहुत ज़्यादा महंगाई रहता है। उसका कारण क्या? शॉर्टेज है, तो बाहर से मंगवाते होंगे, तो दिस कुड बी हाई नंबर। तीसरा हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें अलग-अलग टाइम पे इसकी बात हुई हो कि ये अपने मेजर इंपोर्टेड आइटम्स हैं। एनीवे सो द आंसर इज वेजिटेबल ऑयल। आंसर इज डी। अब इसको देख के आप कहते हो हर चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा करते हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट इज नॉट गुड, हर साल ऐसे सवाल आते नहीं। तो एलिमिनेशन से जो हो जाए वो बराबर है, बाकी जितना पेरिफेरल नॉलेज है उससे आप एलिमिनेशन करो। इसको देख के अलग से मैं मतलब ये सब्जेक्ट बन गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऐसा मत करो। अब कुछ डेफिनेशन या थियरी समझनी है। मान लीजिए हमने गोल्ड इंपोर्ट किया 100 किलो का, तो उसकी वैल्यू तो 500 करोड़ भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया चावल 800 किलो का, और उसकी वैल्यू मान लो 300 करोड़। आपको 800 किलो चावल का भाव 300 करोड़ नहीं हो सकता, पर फिर यहाँ पर डिवीजन मुझे दिखाना है, तो आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए ऐसा नंबर लिया है। अब हमें दो डेफिनेशन समझिए। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड एंटिटी क्या है? वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट क्या किया चावल, उसकी वैल्यू क्या 300 करोड़, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट क्या किया गोल्ड, उसकी वैल्यू क्या 500 करोड़, तो 500 लिख दिए, टाइम्स 100 तो जब आएगा 60, जो 100 से कम है। तो इसे हम क्या जानते हैं कि वैल्यू के हिसाब से हम एक्सपोर्ट कम करें, इंपोर्ट ज़्यादा करें। वैल्यू के हिसाब से हम इंपोर्ट ज़्यादा महंगी चीज़ करें, ये जो लॉजिकल बात है कि गोल्ड ज़्यादा महंगा हम इंपोर्ट करें। दूसरा होता है ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसमें आप वैल्यू नहीं देखेंगे, आप वजन या क्वांटिटी या जत्था देखेंगे, और इसमें फॉर्मूला भी थोड़ी अलग है कि वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट में क्या किया गोल्ड, उसका वेट क्या है 100 किलो, डिवाइड बाय वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट क्या किया 800 किलो का चावल। ये करो तो रेशियो निकालो, तो कुछ आए जो भी 12 जो लेस देन 100 है, वो भी क्या दिखाता है कि वजन के हिसाब से हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। वो तो स्वाभाविक है, गोल्ड का वजन कम है और इसका ज़्यादा है। तो ये फॉर्मूला मतलब अतरंगी है, थोड़ी ऊपर नीचे चलती है। हैंड आउट में दिया है, अपनी जो वीकली टेस्ट उससे पहले एक बार देखना है, एग्जाम की अगली बार टाइम मिले, हाई रिपीट टाइम मिले तो देखना, वरना नहीं देखना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें मतलब लो प्रोफाइल है, हर साल आपको दिखती नहीं। ये वो दिया है हैंड आउट में, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ कि ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इसमें जी फॉर ग्राम, तो इसलिए इसमें वजन की बात होगी। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इसमें एन मतलब नोट मतलब पैसों की बात होगी, वो दिया है हैंडआउट में। तीसरा भी ये कंसेप्ट है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, पर वो पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो लंबे हो जाएंगे, इतना पूछने का रिवाज नहीं। हालांकि तमिलनाडु टेक्स्ट बुक वगैरह में भी दिया है, बट व्हेन यू लुक एट द पीवाईक्यूज ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इतना वो उसमें जाते नहीं, विल नॉट वेस्ट। इसका कुछ लेटेस्ट डेटा बताओ, जब ये इकोनॉमिक सर्वे ने 4-5 साल पहले बात की थी, आजकल तो बात भी नहीं कर रहा है इसकी, इसलिए विल नॉट गोइंग टू एक्चुअल डेटा की एक्चुअल डेटा क्या है इन चीज़ों का। भारत में नहीं, माफ कीजिए, प्रश्न ऐसा है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है? सबसे ज़्यादा चावल कौन एक्सपोर्ट करता है? आपको लगेगा चाइना होगा, इंडिया हो सकता है, म्यांमार और वियतनाम नहीं हो सकते, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से वो हमसे छोटे हैं। तो आंसर कुड बी आइदर ए और बी। खैर वो ज़माने में पूछा तो इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से जाता है इंडिया। तो अगेन आई रिपीट, हर एक चीज़ का फिर मेमोराइज करने बैठे लंबे हो जाएंगे, 50-50 करके जो चले वो देख लेना चाहिए। अब भारत का ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन अलग देशों के साथ है। तो चाइना के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब कि चाइना से हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट टॉयज वगैरह मंगाते हैं, और सामने हम लोग उनको जो भी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग एक्सपोर्ट कम करें, इंपोर्ट ज़्यादा करें। सऊदी अरब के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ से ऑयल मंगवाते होंगे, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। स्विट्जरलैंड के साथ भी ऐसा है कि उधर से गोल्ड और लग्जरी आइटम, रिस्ट वॉच वगैरह जो मंगाते होंगे, या कैमरा के लेंस मंगवाते होंगे, वो महंगा होता है। सामने हमारे पास ऐसी बहुत कम चीज़ है जो स्विट्जरलैंड की जनता को खरीदने में रुचि हो, तो उधर भी डेफिसिट है, सरप्लस की तरह। यूएसए के साथ, क्योंकि इंडिया से बहुत सारा केमिकल, टेक्सटाइल, आईटी, कॉल सेंटर सर्विसेज एक्सपोर्ट होता है, इसलिए हमारा पर वहाँ सरप्लस है। तो स्वाभाविक है ट्रम्प को मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसा सोचेगा ना कि हमारा लीकेज हो रहा है। हमने आगे देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि जब भी वो लोग इंपोर्ट करेंगे, तो वो सोचे हमारा इनकम लीक होकर इधर जा रहा है भारत के लोगों के पास। उसको और डिटेल में अगले वीक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझेंगे। अभी के लिए याद रखो, अमेरिका के साथ अपना ट्रेड सरप्लस है। उसी तरह ब्रिटेन के साथ ट्रेड सरप्लस है। उसका कारण ये कि ब्रिटेन में आप जानते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको चाय, मसाले, कपड़े जिस टाइप के चाहिए, उनकी कंपनियां बना नहीं पाती होगी, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इंपोर्ट करते होंगे वो लोग। तो स्वाभाविक है भारत का क्वालिटी के हिसाब से, जत्थे के हिसाब से विल बी द लीडर, सो आवर एक्सपोर्ट्स आर हाई। तो ब्रिटेन के साथ हम लोग सरप्लस में। ये नेपाल, बांग्लादेश जैसे छोटे-छोटे देशों के साथ भी हम सरप्लस में होंगे, क्योंकि स्वाभाविक है हम उनको फूड मेडिसिन का बहुत कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, वो लोग हमें बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब इधर से एक बार प्रश्न पूछा, इनमें से कौन से देशों के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है? मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। अब लॉजिक लगाओ, चाइना तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं उधर से इतना इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सस्ते खिलौने, पतंग, पटाखे सब कुछ तो हम ही खरीदते हैं, ये नहीं हो सकता। सऊदी अरब नहीं हो सकता, क्योंकि उधर से हम जितना ऑयल मंगाते हैं उसके सामने हम उनको क्या ही एक्सपोर्ट कर देंगे कि हमारे फेवर में हो जाए चीज़ें।
तो वी आर 50-50। यूएस हो सकता है, नहीं तो जर्मनी हो सकता है, तो जब क्या है यूएस। तो अगेन 50-50 लॉजिक से हो सकती है, ठीक है, सारा डेटा मेमोराइज नहीं कर सकते। और भी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा तसल्ली के लिए दिया है, टाइम है तो देखना है, अदरवाइज डू नॉट टेक टू मच लोड। वो हैंड आउट में दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर इनकम एंड दिस रेमिटेंस और गिफ्ट डोनेशन, डिविडेंड इंटरेस्ट, ये सब कहाँ कैसे हम प्लॉट करेंगे चार्ट के अंदर। देखिए एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, कल आराम से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई फॉरेनर अपनी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, तो अगर वॉलमार्ट जो अमेरिका की कंपनी है, भारत की फ्लिपकार्ट कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद ले, तो ये भारत में हम कहेंगे एफडीआई आया। वैसे कि वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, तो फ्लिपकार्ट के जो ओरिजिनल फाउंडर्स होंगे सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, उनको इतना सारा पैसा मिला होगा, तो हम कहेंगे देखो भारत में एफडीआई आया $16 बिलियन। तो आप लिखोगे प्लस 16 एफडीआई आया। बट रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि टाटा कंपनी ने ब्रिटेन में ये जैगवार कंपनी खरीद ली, तो उसकी जो भी मोर देन 10% शेयर होल्डिंग ले ली, तो टाटा ने बाहर जो पैसा भेजा $6 बिलियन, वो हमें माइनस करना पड़े, तो प्लस माइनस जवाब क्या आएगा, प्लस 10 भारत में शुद्ध रूप से आ रहा है, क्योंकि कुछ आता भी है कुछ जाता भी है, तो नेट जब हम बोले शुद्ध तो प्लस माइनस करके फाइनल जवाब देखना है। तो ये जो भी $10 बिलियन प्लस में आया वो मैं किधर प्लॉट करूं, करंट अकाउंट में इसको प्लॉट नहीं कर सकते, इसको हमें कैपिटल अकाउंट में डालना है, उसके भी अंदर सब टॉपिक इन्वेस्टमेंट, सब टॉपिक एफडीआई के अंदर हम लिखेंगे $10 बिलियन आए। आपके मजा आ गया, दिल भाग भाग हो गया। लेकिन समझो ये जितना पैसा भारत में आया तो कोई दान चंदे पुण्य के लिए नहीं दिया है, वॉलमार्ट को मुनाफा कमाना है, इसलिए फ्लिपकार्ट पे पैसा डाला है, तो पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी। वैसे कि जिन कंपनियों ने या जो इन फॉरेन इन्वेस्टर ने भारत की कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे, तो उनको कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा, जिन्होंने हमें लोन के रूप में पैसा दिया है वो हमसे इंटरेस्ट मांगेंगे, ये सब हम पिलर 1 सी में देख चुके हैं। इस कारण से पैसा कैपिटल में है वो बराबर है, प्लस में लिखा, पर पैसा बाहर भी जाएगा। वैसे कि वॉलमार्ट ने जो इन्वेस्टमेंट किया, सामने फ्लिपकार्ट को प्रॉफिट होता है, उसमें से वॉलमार्ट को यूएसए में डिविडेंड का पैसा भेजेगा, मान लीजिए $2 बिलियन भेजा, तो मुझे लिखना पड़ेगा -$2 बिलियन फ्लिपकार्ट टू यूएसए गया। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जैगुआर ब्रिटेन के अंदर जो प्रॉफिट कमाए उसमें से टाटा को वो डिविडेंड का पैसा भारत में भेजे, तो मुझे लिखना पड़ेगा +1 इनकमिंग, तो -2 +1, तो नेट जवाब क्या आएगा -1। तो स्वाभाविक अब क्योंकि विदेशियों ने भारत में जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो ज़्यादा है, तो हमारा इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह का पैसा जाता भी ज़्यादा ही होगा, -$1 बिलियन आउटगोइंग। अब ये जो आउटगोइंग है इसको किधर लिखोगे, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा करंट अकाउंट में। देखिए कैपिटल अकाउंट में आपने लिखा इन्वेस्टमेंट सब टॉपिक एफडीआई में $10 बिलियन, लेकिन उसके सामने भारत का कुछ पैसा बाहर भी जा रहा है, तो ये जो भी प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में पैसा बाहर जा रहा है, आप लिखेंगे करंट अकाउंट में। सब टॉपिक इनविजिबल, इनविजिबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिजिकल वस्तु उधर से इधर आई और इधर से इधर पैसा गया, ऐसा हमें दिखता नहीं, वहीं पैसा जाता है, तो इनविजिबल। और उसके अंदर ये इनकम के नीचे हम लिखेंगे प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह, ये -$1 बिलियन बाहर गया। अभी तो समझाने के लिए था, असल में 2018 का डेट थे तो -$28 बिलियन बाहर गए। इनविजिबल करंट अकाउंट सब टॉपिक इनविजिबल, उसमें तीसरा आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या आएगा, ट्रांसफर ऐसी चीज़ है कि बिना मेहनत का पैसा जो है, समझो प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड ऐसी चीज़ है कि हमको दिमाग मेहनत कैपिटल पूंजी लगानी पड़ती है, ऐसे बैठे बैठे आपको पैसा मिल जाए, वो इनकम नहीं, वो ट्रांसफर है। उसमें अगर रेमिटेंस कि कोई मिडल ईस्ट से केरला पैसा अपनी फैमिली को भेजे, डोनेशन में कुछ पैसा आ जाए, गिफ्ट में ग्रांट्स में कुछ पैसा आ जाए, जैसे यूएस एड का पैसा पहले आता था, तो दीज आर द वेज इन विच ट्रांसफर पेमेंट विल कम। इसमें स्वाभाविक भारत में बहुत पैसा आएगा क्योंकि अपने लोग बाहर से बहुत पैसा भेजते हैं, तो $70 बिलियन हो जाएगा। इसमें भी प्राइवेट ट्रांसफर, मतलब इंडिया के एनआरआई लोग अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, वो ज़्यादा भेजते हैं, मान लो कि $60 बिलियन। गवर्नमेंट ट्रांसफर कि मान लो यूएस एड का पैसा आता हो, या मोदी जी सऊदी अरब गए और उनके जो सुल्तान ने मोदी जी को कुछ गोल्ड का स्टैचू या कुछ मूर्ति दे दिया, तो उसकी वैल्यू निकालो वगैरह, वो लिखो, तो दैट विल बी वेरी लेस लाइक $10 बिलियन। तो दिस इज द साइज। अभी नॉर्मल ईयर में ऐसा होता है कि देखिए विजिबल पार्ट में गुड्स में बहुत ज़्यादा डेफिसिट है, सर्विसेज में सरप्लस है, ओके, इनकम में सब माइनस जाएगा, ट्रांसफर में प्लस जाएगा। दिस इज द नॉर्मल ईयर 2018। कोरोना का जो 2020-21 है, इट इज एक्सेप्शनल ईयर। एक्सेप्शनल इसलिए क्योंकि विजिबल में गुड्स का इंपोर्ट कम हो जाएगा, ऑयल गोल्ड वगैरह का, तो वो आप पाएंगे थोड़ा कम हो गया डेफिसिट। सर्विसेज का एक्सपोर्ट ठीक ठाक रहा या थोड़ा इंप्रूव हुआ, इनकम का पैसा स्वाभाविक है वो तो जाएगा ही, प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह, और ट्रांसफर का पैसा हुआ रहेगा। अब जो ये ट्रांसफर की थोड़ी बात करते हैं, हर साल वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, रेमिटेंस का रिपोर्ट। रेमिटेंस मतलब आप जो अपनी फैमिली को विदेशों से पैसा भेजते हैं, तो इसमें पहला रैंक किसका आएगा, इंडिया का, दूसरा शायद मेक्सिको का है, तीसरा चाइना का है, हैंड आउट में सब दिया है। और उसी तरह की चीज़ होती है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग जनवरी में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस वक्त गांधी जी जो साउथ अफ्रीका गए थे उधर से भारत वतन वापस आए थे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर 2-2 साल पे ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, मतलब हर साल मनाते ही हैं, लेकिन रंगारंग भव्य कार्यक्रम कब होता है, 2-2 साल पे। 2025 में उड़ीसा में हुआ, इससे 2 साल पहले मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ। उन सबका जनरल नॉलेज आपके हैंड आउट में दिया, वो देख लेना। ऐसे और भी सब रिपोर्ट वगैरह होते हैं, वो सब टाइम मिले उतना देख लेना, हैंड आउट में सब दिया है। अभी हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की। 2018 में हम पाएंगे, अच्छा गुड्स में -180 का डेफिसिट, सर्विसेज में +82, फिर इनकम ट्रांसफर वगैरह कुल मिला के प्लस माइनस सब तो जाता है -57। तो ये नेगेटिव जवाब है, तो हम कहें करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव है। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में निकालो 2% नेगेटिव में, तो हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है, सीएडी है। अब ऐसा पाएंगे लगभग हर साल डेफिसिट में ही रहता है, सब नेगेटिव में ही जाता है। उसका कारण क्या है, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। क्रूड ऑयल और गोल्ड इतना इंपोर्ट करते हैं कि उसका वैल्यू की वो जवाब नेगेटिव में रहेगा, हमारे एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा नहीं है, उसका एक कारण अमेरिका और यूरोप हमारे सामान पे बहुत सारा टैक्स लगाते हैं। अभी ट्रम्प है वो बोलता है मैं भी रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे और टैक्स लगाऊंगा, तो हमारे एक्सपोर्ट इतने ग्रो नहीं कर पाते। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, वी आर इन अ डेफिसिट, नेगेटिव में अपना सब -4 -1 कुछ ना कुछ चलते रहता है। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके चलते क्या हो रहा है, वो दिखा रहा है कि बहुत सारा पैसा लीक हो रहा है, बाहर से बाहर जा रहा है, और बाहर जाएगा तो विदेशी लोग रुपया तो नहीं मांगेंगे, वो कहते तुम ये रुपया डॉलर में कन्वर्ट करके दो, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी वो महंगी हो जाएगी। तो डॉलर जो पहले आपको 65 में मिलता था, अभी 75 और अभी तो 85 रुपीज़ में मिलता है। तो हाई लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट इज बैड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि आपकी लोकल करेंसी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसको और सुकून से रविवार और सोमवार के लेक्चर में हम देखेंगे। इसके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो सकती है, वो भी रविवार और सोमवार को देखते हैं। आपका रुपया कमजोर हो गया, तो इसका मतलब जब भी बाहर से क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन कुछ मंगवाओगे, पहला बार के पैसा देना पड़ेगा, उससे महंगाई बढ़ जाती है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज बैड। नॉर्मली हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट होती है जो आप ग्राफ में देखते हैं। अब ये जो कोरोना है, इट इज एन एक्सेप्शनल ईयर 2020, क्योंकि उस वक्त जब आप ये पूरा हिसाब निकालते हैं तो पता चले क्योंकि हमने ये ऑयल और चीज़ें कम इंपोर्ट की थी कोरोना लॉकडाउन के चलते, इन सबका जवाब निकालोगे -100 +88 -36 +73 तो जवाब है +24। तो भाई ये तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, घी दूध की नदियां बह गई, भारत विश्व गुरु बन गया, दैट इज करंट अकाउंट सरप्लस। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि देखो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि भारत का करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया, बाकी तो हम लोग डेफिसिट में रहते हैं। लेकिन मैंने आपको कोरोना का साल एक्सेप्शनल ईयर है, बाकी आप जानते हैं भारत की इकोनॉमी की क्या कैपेसिटी है, तो वापस वो लाइन पे आ जाता है, तो उसके बाद वाले वर्षों में वापस सब नेगेटिव में चला जाता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी है।
अब ये एक के चलते तकलीफ क्या हुई, यूपीएससी ने एमसीक्यू बनाया कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है और सब लोग स्वाभाविक है कि हाँ भी करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ये हमारे लेवल है औकात है, पर इसके चलते क्या आंसर की रॉन्ग हो जा रही है, तो फिर उनको प्रश्न कैंसिल करना पड़ा। खैर उसको हम लोग कल देखेंगे जब आप सुकून से ये हैंडआउट पढ़ के आएंगे। अब इसके बाद का मुद्दा आता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट खराब बात है और इसे हमें कम करना चाहिए। तो हाउ टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट, ऑयल इंपोर्ट कम कर दो, गोल्ड इंपोर्ट कम कर दो, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दो, ये सब बातें हम आज के बाकी के सेशन में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट इज वी हैव टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑयल कम इंपोर्ट करो, गोल्ड कम इंपोर्ट करो, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ। उसकी हम एक एक करके बात करते हैं। पहले कुछ जनरल नॉलेज याद रखना है। क्रूड ऑयल के प्रकार एक होता है, मतलब उसका बेंचमार्क ये है कि क्रूड ऑयल में सल्फर कितना है। मान लीजिए सल्फर ज्यादा है, एक्स ग्राम से ज्यादा सल्फर है, तो हम कहेंगे ये सावर क्रूड ऑयल है, खट्टा क्रूड ऑयल है। मान लीजिए उसके अंदर वो सल्फर की मात्रा कम है, लो है, तो हम कहेंगे ये स्वीट क्रूड ऑयल है। तो सावर एंड स्वीट डिसाइडेड बाय सल्फर। अब भारत के अंदर भी ऑयल प्रोडक्शन के लिए आसाम में, बॉम्बे आई में कुछ तो रिसोर्सेज हैं, वो सब लोकेशन पाइपलाइन ज्योग्राफी क्लासेस में आप देख लेना। लेकिन आप जानते हैं अपने पास इतना सारा ऑयल रिसोर्स नहीं है, तो बाहर से सऊदी अरब से कहीं से मंगवाना पड़े। अब हुआ ये, आजादी के बाद नेहरू इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने सब ऐसी ऑयल कंपनियों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो जो भी भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल वगैरह, तो उस वक्त अदानी अंबानी रिलायंस ये सब नहीं होंगे। फिर नरसिम्हा राव ने 1991 में रिफॉर्म्स लिए, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसको हम लोग पिलर 4 में देखेंगे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी ये सब ऑयल गैस का माइनिंग कर सकती हैं। उसके लिए बनाई गई फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। अब समझो रिलायंस या अदानी अपना ऑयल गैस का माइनिंग कर रहा है, तो वो जो भी ऑयल बेचेगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस होता है, ये तो आप फॉर्मूला जानते हैं। तो हम ये कहें कि रेवेन्यू या सेल्स इक्वल्स प्रॉफिट प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट। अब जो नीतियां बनती है, स्वाभाविक है सरकार कहेगी कि ऑयल गैस में हमको भी हिस्सा दो। तो जो मनमोहन सिंह के जमाने में नीति होगी वो ऐसी थी, नेल्प पॉलिसी, कि रिलायंस को जितना प्रॉफिट हुआ उसका X% वो मांगेंगे। स्वाभाविक है, तो फिर रिलायंस कंपनी क्या करे, अपना प्रॉफिट कम दिखाएगी कि नहीं हमने तो 50,000 लोगों को नौकरी पे रखा है और इनका 60,000 का खर्चा है, अपना प्रॉफिट है नहीं। इनफैक्ट मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि इंडियन आइडल में अप्लाई करूँ वगैरह, जो भी मुकेश अंबानी जॉब लिख दे। तो फिर प्रॉफिट तुम्हारा हुआ कि नहीं, ये चेक करने के लिए सरकार इंस्पेक्टर भेजेगी, जो भी कृष्णा गोदावरी बेसिन वगैरह में। तो कंपनी उसको डिस्प्यूट करेगी कि तुम्हारे ऑफिसर गलत बात कर रहे हैं, फिर कोर्ट में केस जाएगा, सालों साल तक चलेगा। तो ऐसी जो भी पॉलिसी बनाई जाए कि जिसमें सरकार के हम कंपनी के प्रॉफिट में से परसेंटेज मांगेंगे, उसमें सब असल में असेस करना, मैनिपुलेशन करना, ये सब गड़बड़ रहती है। तो मोदी सरकार ने कहा ये जो नेल पॉलिसी में मजा नहीं है, प्रॉफिट का हिस्सा मांगेंगे तो वो कोर्ट में डिस्प्यूट चलेंगे। तो वो लेकर हेल्प पॉलिसी, उसमें ऐसा है कि वी डोंट केयर फॉर रिलायंस या अदानी का प्रॉफिट, तुम जिस भाव पे अपना ऑयल गैस बेच रहे हो उसका X% हमको दे दो, दैट इज द हेल्प पॉलिसी। तो 1997 में जो भी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी बनी होगी, उसमें ऐसा था कि कंपनियों ने अपने ये जो भी ऑयल गैस, कोल बेड, मीथेन वगैरह के प्रॉफिट में से सरकार को पैसा देना है, तो वो सब कोर्ट में डिस्प्यूट होते रहे। दूसरी एक तकलीफ थी कि उस जमाने में सेपरेट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब आप जानते हैं टू व्हीलर का लाइसेंस अलग चाहिए, फोर व्हीलर का अलग, हैवी व्हीकल का अलग, ऐसा ही उस वक्त था कि ऑयल माइनिंग का अलग लाइसेंस, गैस का अलग, कोल बेड, मीथेन का अलग। तो ये न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी में तकलीफ थी। उसका सॉल्यूशन मोदी जी के से लेके आए कि जो नई पॉलिसी है उसके अंदर सिंगल लाइसेंस, मतलब एक ही लाइसेंस के अंदर कोल गैस, कोल बेड, मीथेन, ऑयल गैस, कोल बेड, मीथेन, ये सब आपका हो जाए। कोल का मामला अलग है, उसको इधर नहीं जमा करना, वो पिलर 5 में देखेंगे। ऑयल गैस का समझो एक ही लाइसेंस में सब आपका हो गया, अलग अलग लाइसेंस नहीं लेने। और सरकार पैसा इसमें कैसे मांगती है, सेलिंग प्राइस पे या ग्रॉस रेवेन्यू पे मांगती है, सरकार डजंट केयर कि आपका प्रॉफिट है कि लॉस। तो दैट इज 2016 का हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प। इसमें भी ऑफशोर एरिया, मतलब समंदर में कोई हमें माइनिंग करना है, तो सरकार और रिलैक्स कर देगी कि तुमको 20 नहीं तुमको 25 साल का लाइसेंस दिया, मौज करो। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। वैसा कि यूपीएससी का आप फॉर्म अभी भर सकते हो क्या, नहीं, लास्ट डेट चला गया, अगले साल फरवरी वेट करो। लेकिन यहाँ ऐसा कि मुकेश अंबानी को रात को सपना जाए कि देखो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख में इधर होना चाहिए ऑयल गैस, तो खुद से लिख देंगे कि इसका ऑप्शनिंग करा, तो सरकार कहेगी हाँ चलो करते हैं, हम फरवरी का वेट नहीं करेंगे। तो दैट इज ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, कि भले सरकार ने पहले से कोई डेट अनाउंस ना किया, किसी को इन्वाइट ना किया, पर कंपनी खुद ही बोले मुझे यहाँ पर लेना है, तो सरकार उसकी नीलामी कराएगी। तो दैट इज हेल्प पॉलिसी। आगे 2016 के अभी तुम क्यों पढ़ा रहे हो, नहीं तो समझो इसमें कभी ना कभी बीच बीच में क्या होगा, ये 5 ब्लॉक का ऑप्शन किया, वो 10 ब्लॉक का ऑप्शन किया, चलते रहता है। तो जितनी बार आता है द हिंदू में आर्टिकल आता है, करंट अफेयर्स मैगजीन वाले पागल हो जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 2 लाइन में मुद्दा क्या है। पूरे साल का आप गेहूं चावल भर के रखते हैं कि अभी सस्ता मिला है तो फिर महंगा हो जाए तो चिंता नहीं। तो उसी तरह हमें क्रूड ऑयल का भी बफर रिजर्व बना देना चाहिए कि जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल सस्ता मिलता हो तो टैंकर भर भर के गुफाओं में आप छुपा दो, उसे हम क्या कहें, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो भारत सरकार ऐसा कर रही है ताकि जब वॉर हो जाए, कुछ इमरजेंसी हो जाए, तो वो सारा क्रूड ऑयल हम यूज कर सके। अब ऐसे राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह में हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने वाले, कुछ बन गए, कुछ बनने वाले। हुई तकलीफ हुई कि मान लो 5 मिलियन टन का स्टोरेज सरकार ने बना दिया, और अब खरीदना भी तो पड़ेगा उसमें भरने के लिए, पर सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कितना खरीद के भर के रखे। दूसरा हम लोग मेंस में समझेंगे देयर इज वन स्टेलियंसी बायस, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो शॉर्ट टर्म का सोचती है कि हमको अभी चुनाव जीतना है तो किसानों को 6,000 रुपए दे देते हैं। ये तो ऐसा है कि इसमें $6 बिलियन का ऑयल भर के रखेंगे, इसका कोई हमको इलेक्शन में वोट थोड़ी देगा, और हो सकता है इसकी भी जरूरत ना पड़े, 5 साल बाद पड़े। तो हमेशा कोई भी रूलिंग पार्टी है वो सेलियंसी बायस मतलब शॉर्ट टर्म का सोचती है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाते। तो बनाने को तो बना दिया 5 मिलियन टन का ये जो भी स्टोरेज गुफाओं के अंदर सब हेडक्वार्टर अंडरग्राउंड कर दिया, और अब खाली पड़ा है, बनने को पैसा नहीं है। तो सरकार ने सोचा रेंट पे चढ़ा देते हैं, एक प्रकार से समझो गोडाउन है, आप नहीं सामान भर रहे, किसी और को भाड़े पे दे दो। तो यूएई की कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने रेंट पे या लीज पे ये सब दे दिया कि तुम अपना ऑयल इधर भरो। आपके यूएई में वो रहता है, वो शेख इधर क्यों लंबा हो रहा है, समझो उसको यहाँ से फिर मान लो जापान भेजना है, तो यूएई की अपनी स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि छोटा सा वो तो देश है, वो क्या करेगा, अपना जितना ऑयल बनाता रहेगा, भारत में स्टोर करता रहेगा, फिर इधर से टैंकर भर भर के जापान में, वियतनाम में वो बेचता रहेगा, और भारत सरकार को रेंट मतलब किराए की रकम मिलती रहेगी। तो ऑयल इंपोर्ट और ऑयल की हमने कुछ बातें की। अब ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम बढ़ा नहीं सकते, तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो ये ऑयल का रिलायंस कैसे कम किया जाए, अलग अलग बात हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी, शेल गैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंडियन वाटरवेज, ट्रैवल ही मत करो, वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम कर लो। जो लोग 2-2 व्हीकल खरीदते हैं, सेकंड व्हीकल पर एक्स्ट्रा टैक्स चढ़ा दो, ताकि घर में 4 सदस्य 4 कार लेके घूमते, उसकी जगह 1-2 कार में सब लोग साथ में चले, ऑड इवन रूल लेके आओ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। पर वो मीन्स का मुद्दा है, अभी उसमें जाना नहीं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन और उसकी चैलेंज हमने देखी। अब जाते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्शन। ऑयल बनाने वाली जो कंपनी देश है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक, फुल फॉर्म याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर क्या है आपका, ये सब मिडिल ईस्ट में होना चाहिए, गलत।
यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया में वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। इसमें सऊदी यूएई वगैरह है, आपके लॉजिकल बात है मिडिल ईस्ट के। वेनेजुएला भी है जो मिडिल ईस्ट में नहीं है, वो साउथ अमेरिका में। कहा जाता है पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व उसके पास है। ईरान इराक वगैरह होंगे 14 मेंबर्स हैं। रशिया मेंबर नहीं है, लेकिन रशिया इनका साथ मिलकर अलग अलग डिसीजन लेते रहता है, पर वो मेंबर नहीं है। तो अब समझो, लेट मी ज़ूम इन। ये जो ओपेक समूह है, पूरी दुनिया का 81% ऑयल इनके कब्जे में है। बाकी का जो भी 18 टू 19% ऑयल नॉन ओपेक कंट्री जैसे रशिया है, इंडिया के पास थोड़ा बहुत होगा, तो बाकी सबके पास थोड़ा चीज़ है। तो ये लोग इस कारण से सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और जो भी सप्लाई को कंट्रोल करेगा तो प्राइस को कंट्रोल करेगा। अब एक ज़माने में ऐसा था 2013 में ऑयल के बैरल का भाव हो गया $103, फिर 2016 तक गिर के हो गया 29। आपके इतना सस्ता, क्योंकि 80-85 के आसपास तो चलता है, इतना सस्ता कैसे हो सकता है? उसके 2-3 कारण थे। अमेरिका ने ये तय किया कि हम मिडिल ईस्ट से बहुत नहीं मंगवाएंगे, खुद का ही शेल गैस, टेक्सास और अलास्का में उनके जो ऑयल रिजर्व है उसमें से ज़्यादा तेल निकालते हैं। तो मतलब अमेरिका ने खरीदना कम कर दिया। पैरेलली वो ऐसा ज़माना हो गया था कि यूरोप और चाइना में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, तो वो लोग भी ऑयल इंपोर्ट करेंगे, उसमें से जो भी केमिकल, पेट्रोकेमिकल बहुत सारी इंडस्ट्री वो सब कुछ मंगवा नहीं रही थी, तो वो भी कम डिमांड कर रहे थे। तो ऑयल की डिमांड कम हो गई। अब अगर ऑयल की डिमांड कम हो रही है और फिर भी आप चाहते हैं $100 पे बना रहे, तो सप्लाई कम करनी चाहिए लॉजिकली। पर ओपेक कंट्रीज में सऊदी अरब ने सप्लाई कम नहीं किया, क्योंकि सऊदी और ईरान का 36 का आंकड़ा है, जैसे भारत और पाकिस्तान का। तो सऊदी ने सोचा देखो डिमांड भले कम हो गई, लेकिन हम बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं, ताकि प्राइस गिर के 100 का 26 हो जाए, तो हम तो बर्बाद होंगे, लेकिन ये जो अपना दुश्मन है ईरान, ये हमसे ज़्यादा बर्बाद हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। इस कारण से दे केप्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ऑयल इवन दो द डिमांड है डिक्लाइन। इस कारण से आप पाएंगे क्या सप्लाई ज़्यादा, डिमांड बहुत कम है, तो $30 का बैरल आ जाता था। आपका इतना सस्ता पेट्रोल डीजल हमको कुछ मिला याद नहीं है, वो कभी आपको याद होगा भी नहीं, क्योंकि भारत सरकार की नीति आप जानते हैं, जैसे ही क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए वो पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल 2016 में डीजल पे ₹6 की एक्साइज लगती थी, 2014 में ₹6 की एक्साइज लगती थी, जो बढ़ा के ₹20 कर दी 2016 तक, और उसके बाद कोरोना के बाद और बढ़ा दिया, सब 90-100 रुपए के ऊपर चलता है। खैर, ये जो इन्होंने नीति बनाई कि ईरान को बर्बाद करना है, इस कारण से सऊदी ने सप्लाई बढ़ा दिया, तो प्राइस गिर गया $29। फिर इनको लगा भाई कि अब हमारी भी गरीबी छा जाएगी, तो फिर ओपेक ग्रुप ने आपस में एक डील कर लिया कि अब लड़ना झगड़ना बंद, और हम सब लोग सप्लाई कम कर देते हैं ताकि इस चीज़ का प्राइस वापस ऊपर चल जाए। तब पाएंगे फिर वापस प्राइस ऊपर चला गया। इस कारण से ओपेक क्या है? ओपेक इज़ अ कार्टेल। कार्टेल ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कल्यूड करते हैं सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, प्राइस कंट्रोल करने के लिए। सीमेंट में भी ऐसा चलता है, ऑयल में भी ऐसा चलता है। कार्टेलाइजेशन से लड़ने के लिए भारत में क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम लोग पिलर 1 सी में समझ चुके हैं। अब कहीं बराबर तुमने बोला कि ठीक है इन्होंने सप्लाई कंट्रोल कर लिया, कम कर दिया तो भाव ऊपर गया। फिर आप पाएंगे कि 2018 में वापस नीचे गिर गया 74 का 45। ऐसा कैसे? वो होता ऐसा है कि जैसे ईरान ईरान तो नहीं, इराक, वो सद्दाम हुसैन था, फिर उसको गिरा के बुश के ज़माने में अमेरिका ने अपनी जो पपेट यानी कठपुतली टाइप की अपने सरकार बनवा दी होगी। नाइजीरिया वगैरह में अमेरिका का ऐसा सब चलता है। तो वहाँ की सरकारों पे अमेरिका दबाव डाल सकता है कि तुम ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ज़्यादा सप्लाई करो, भाव को नीचे जाने दो। दूसरा, चाइना की अपने कुछ एंगल चलते थे, उसमें हम जाएंगे नहीं। परिणाम स्वरूप क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगा डिमांड के मुकाबले, तो सस्ता भी हो जाता है। फिर आएगा कोरोना। कोरोना में स्वाभाविक ऑयल की डिमांड कम होगी, लॉकडाउन के चलते तो वापस $22 का हो गया ऑयल। अब क्या उस वक्त इन लोगों ने डिक्रीज क्यों नहीं किया सप्लाई, ताकि ये 50 पे तो रहता? क्योंकि रशिया ने कोरोना में लॉकडाउन के बावजूद भी सप्लाई चालू ही रखा, क्योंकि रशिया के पास एक्सपोर्ट करने को कुछ है नहीं। वो सोचे 50 नहीं $20 ही दे दो भाई, मेरे के पास और कुछ है नहीं, आप ले लो इसे। तो प्राइस काफी गिर गया। उसके बाद क्या, वापस इकोनॉमी रिकवरी होगी तो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, तो भाव बढ़ जाएगा। 2022 में रशिया यूक्रेन का युद्ध हो जाएगा, उस कारण से भी सप्लाई डिमांड मिसमैच होगा, तो वापस भाव बढ़ जाएगा, जो भी 80-85 के आसपास चलते रहता है। तो दिस इज द ट्रेंड। ये मैंने आपको जो भी 10-15 मिनट सिखाया, इसलिए इसके बाद मैं पूरी जिंदगी आपको फिर से नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आप समझो अब न्यूज़पेपर में हेडलाइन जब भी आए कि हम दिमाग खर्च करेंगे, हमको पता है ये प्लस माइनस होना है इनका, सो व्हाटएवर इज द एमसीक्यू वो टिक कर देना है। अभी न्यूज़पेपर हेडलाइन, डेली करंट अफेयर्स, ये सब में ऑयल के भाव में नहीं जाना है, ये होना इनका यही है। सप्लाई डिमांड मिसमैच। फॉर एग्जांपल एक कुछ हाउथी रेबल्स हैं, तो उन्होंने सऊदी अरब की ऑयल कंपनी पर ड्रोन से अटैक कर दिया, तो सप्लाई डिस्टर्ब हो गया, तो लॉजिकल बात है ऑयल क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, टेबल बना दिया, उसमें सब दिया है कि कब भाव नीचे जाता है, कब ऊपर जाता है, वो हैंडआउट से पढ़ लेना, फिर कभी जिंदगी में डेली करंट अफेयर्स उसके देखने नहीं है। तो ऑयल की एक हमने बात देखी, दैट इज ऑयल प्रोडक्शन नेट हेल्थ पॉलिसी, और इंटरनेशनल प्रोडक्शन में ओपेक कार्टेल देखा। इसके बाद एक दो छोटे मुद्दे समझते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं गोल्ड पे पहुंचे तक। शेयर बाजार कैसा चल रहा है, कैसे आप नापते हैं? सेंसेक्स नाम का सूचकांक है, ऊपर नीचे जाता है, पिलर 1 सी शेयर मार्केट में देखा। तो ऑयल का क्या भाव चल रहा है, उसका भी कोई इंडेक्स होना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में क्या भाव चल रहा है, उसका एक इंडेक्स है, ब्रेंट इंडेक्स। अमेरिका में क्या भाव चल रहा है, क्योंकि उनका टेक्सास अलास्का वगैरह में जो प्रोडक्शन करते होंगे, तो उनका भी ऐसा एक इंडेक्स है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI, जो अमेरिका में ऑयल प्राइस मूवमेंट को देखता है। मान लो ये सैंड या ग्लास की फैक्ट्री है, तो रेत या कुछ तो पिघलाता होगा, फिर उसका पूरा वो प्रोसेस करके ग्लास या कुछ बनाता होगा। अब समझो ऐसी जो फर्नेस है 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री आप ले जाओगे, 100 डिग्री से 5000 डिग्री ले जाओगे, तब जाके आपका प्रोडक्शन शुरू होगा। आपका इसमें 9 टू 5 जॉब हो सकती है, जॉब है नहीं, क्योंकि आप शाम 5 बजे बंद करके जाओगे फैक्ट्री, तो कल सुबह वापस इतना गर्म करने में 5 घंटे आपके चले जाएंगे। मतलब ये जो काम है एक बार शुरू किया तो फिर ये कंटिन्यूस चलेगा, 2-2 3-3 शिफ्ट में मजदूर बदलते रहेंगे, लेकिन प्रोडक्शन की जो ये साइकिल या चेन है, प्रोसेस है, वो बंद नहीं कर सकते आप। ये टाइगर की सवारी है, तो यू हैव टू कीप रनिंग दिस 24/7। अब ऐसा ही ऑयल ड्रिलिंग में होता है। ऑयल ड्रिलिंग, वो यूट्यूब पे कुछ वीडियो आप देखना, वो करेगा ऐसा कि दो बाजू कुछ होल्स बना दे, और नीचे समझो इधर सारा ऑयल है, तो एक तरफ से वो सब पानी पंप करेगा और दूसरी तरफ से सब ऑयल बाहर फूंक के आएगा। अब इसके लिए भी आप जितना पानी इधर भरोगे और प्रेशर बनाओगे, तो आपको दिनों दिन तक चलाना पड़े, फिर 5 बजे बंद करके, तो नेक्स्ट टाइम उतना पानी फिर से भरना पड़े प्रेशर बनाने के लिए। तो यू हैव टू रन दिस साइकिल कंटिन्यूअसली, बंद नहीं कर सकते बीच में। वाक की सवारी, टाइगर की सवारी है। तो पता चला 2020 अप्रैल में ये जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी अमेरिका में जो प्राइस मॉनिटर करता है, तो अमेरिका में एक बैरल ऑयल का भाव था -$40। -$40 ऑयल का भाव। इसका मतलब क्या कि आप उस ऑयल कंपनी के पास जाएंगे कस्टमर के रूप में, तो आपको ऑयल बैरल भी देगा, और सामने से सेलर बाहर को $40 बिल देगा कि तुम जाओ, हमारा पैसा भी लेके जाओ और स्टॉक भी लेके जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में ट्रैफिक और ऑयल की डिमांड कम हो गई, लेकिन ये जो टेक्सास वगैरह के ऑयल ड्रिलिंग कंपनियां थी, अगर वो बंद कर देती है प्रोडक्शन साइकिल, तो फिर से चालू करने में उनको बहुत टाइम लग जाता, और उसमें खर्चा भी लगता है। ये सिर्फ पानी पंप करना ऐसा नहीं, उसमें जो भी अकेशिया, गुआर, बहुत सारे और केमिकल डालने होते हैं, इट इज एक्सपेंसिव गेम। तो उन्होंने कहा देखो सप्लाई तो चालू रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि हम सारा स्टोर कर सके। तो जो भी कस्टमर है उसको बोलो भाई तू ऑयल भी ले जा, हमसे थोड़े पैसे भी ले जा, पर ये इधर से ले जा इसे। तो देयरफॉर ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया। हालांकि कुछ समय के लिए था, फिर जो भी 15-20 दिन के बाद वापस चीजें सेटल हो गई। तो यस, ऑयल प्राइस कैन गो इन नेगेटिव जोन आल्सो।
आपके तो ऐसा हमको तो कभी फील नहीं हुआ कि हम पेट्रोल पंप पे जाएं और हम पेट्रोल भी भराएं और वो हमको पैसा भी दे दे कि तू लेता जा। नहीं, उसके दो कारण हैं। पहला, हम लोग अमेरिका से नहीं मिडल ईस्ट से अपना ज़्यादातर ऑयल मंगाते हैं और मिडल ईस्ट वालों ने भाव नेगेटिव नहीं किया था। और दूसरा, आपको लगता है कि हमारी इतनी गुड लक हो सकती है? मान लो ये नेगेटिव 40 रुपये हो जाता तो सरकार कहे अच्छा इसके ऊपर कितना ₹200 और चढ़ा दो एक्साइज ड्यूटी और वैट, ताकि फिर आपको कितने मिले 160 में। मतलब भारत के अंदर ये चलेगा। तो आप ये तुम ये मजाक में बोल रहे हो या जो भी तुम कर रहे हो, दैट इज वन थिंग, बट ऑन अ सीरियस नोट आल्सो भारत के अंदर तकलीफ क्या है कि इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स भरने वाले बहुत कम है और इतना बड़ा देश, इतनी सारी स्कीम्स चलानी है, तो यू हैव टू कलेक्ट टैक्सेस। तो इसलिए जीएसटी कम करना या एक्साइज या वैट कम करना वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही सरकार को विकृत आनंद आता है, सैडिस्टिक प्लेजर, वो उनको करना ही पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग मेंस में और समझेंगे। 2020 का ये आप एमसीक्यू देखो कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये क्या है? तो गोल्ड की चीज नहीं है, रेयर अर्थ नहीं है, यूरेनियम नहीं है, ये क्या क्रूड ऑयल के साथ जुड़ा कोई शब्द है? वन लाइनर पूछा। 2020 का पेपर यूनिक है क्योंकि 100 क्वेश्चन में से मुझे सिर्फ 2 या एक, शायद एक ही सवाल था कि जो करंट अफेयर्स का था। बाकी जो भी पूछा वो 2 साल पुराना या थियरी का पूछा था। 2020 में ये तो है ना, कोरोना और डब्ल्यूटीआई, बाकी तो कभी ये शब्द चर्चा में नहीं आता। 2020 में घटना हुई, 2020 की प्रीलिम में पूछा, ऐसा ही एक ही सवाल है। बाकी जितने 99 क्वेश्चन थे वो या तो 2 साल पुराना करंट पूछा या थियरी का पूछा। आजकल हालांकि पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स थोड़े ज्यादा पूछते हैं, बट फिर भी सब्जी रोटी दाल चावल आप समझो थियरी और 2 साल पुरानी चीजें ही देती है हमें। लास्ट वन थिंग हम लोग समझते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। प्राइस कैप। मान लीजिए एक बैरल ऑयल का भाव चला $80, जो भी मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, सब जगह, यूरोप में। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो अब अमेरिका और वेस्टर्न पावर क्या चाहते हैं कि हमें पुतिन को बर्बाद करना है। तो अमेरिका, यूरोप, ये सब लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि देखो प्राइस कैप लगाते हैं, रशियन ऑयल का प्राइस कैप होगा $60। मतलब कि पुतिन एक्सपोर्ट करे ऑयल, वो कहे मुझे आप 80 दे दो, तो ये लोग नहीं खरीदेंगे। 60 दे दो, नहीं खरीद, मतलब 60 पे तो खरीदेंगे, उससे ज्यादा पे हम नहीं खरीदेंगे, ताकि रशिया ऑयल एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा ना कमा सके। भले मार्केट रेट 80 चलाओ, तुमको 60 से ज्यादा हम देंगे नहीं। ऐसा करके रशिया ऑयल एक्सपोर्ट से बहुत पैसा नहीं कमा सके, ऐसी वेस्टर्न पावर्स की इच्छा थी। तो इसे हम कहते हैं ऑयल पर प्राइस कैप। अब ये वेस्टर्न पावर ने उनकी जो भी लगाया, भारत सरकार ने इसको नहीं माना कि हम तो अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे कुछ प्राइस कैप को हम नहीं मानते। तो दैट इज प्राइस कैप। हालांकि अभी आप बहुत पुराना मुद्दा है, तो विल नॉट वेस्ट टू मच थॉट प्रोसेस ऑन दिस। इसके अलावा ऑयल पे कौन-कौन से जीएसटी एक्साइज वैट लगते हैं, वो पिलर 2 में हम देख चुके हैं। तो ऑयल में जाने लायक एंगल्स हमने देखे। ब्रेक के बाद गोल्ड की हम बात करते हैं कि गोल्ड में क्या हिसाब चल रहा है। तब तक आप एक और एमसीक्यू ट्राई करें। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मोहित, मुस्कान, संभवी, साक्षी, शुभम, डॉक्टर मोहित, शमी, प्रांजल, विराट, टेकचंदन, अपूर्वा, आंचल, दीपिका, गोमती, शिवांश, दिव्या, मधुकर, तेजामल, नाजीर, सृष्टि, गौरव, सायरा, ऋषभ, साक्षी, सचिन, राघव, कौशल, मेघा, अजय, सृष्टि, पल्लवी, प्रभात, योगेंद्र, सर्वज्ञ, सचिन, राहुल, ऋषि, ऋषिका, करणजीत, ओम, फिर रफी, अरविंद देव, छवि, रोशन सिंह, ऋतिक, अभिषेक, अमर, अमन, सरस्वती, अनदर करेक्ट आंसर्स। मैंने ये नहीं पढ़ा क्योंकि ऐसा एक देश का तो हम कब पढ़ सकते हैं। अब आप लगाओ लॉजिक कि साउथ एशिया में तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इतने सारे देश है, तो नेपाल हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कैसे हो सकता है? ट्रेडिंग पार्टनर मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना रिश्ता जिसके साथ ज्यादा हो। तो बांग्लादेश के साथ इतना सारा करोड़ काम कर रहे हैं, इंपोर्ट 7,000 करोड़ का एक्सपोर्ट।
64,000 करोड़ का। नेपाल के साथ तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि नेपाल में वैसे भी आप जानते हैं धमाल चलती रहती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, प्राइम मिनिस्टर अभी ये होगा कभी वो होगा, तो इट इज नॉट द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। तो नेपाल इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये गलत है, तो थोड़ी रॉन्ग, तो सीधा सी चला गया, डी चला गया। अब कुछ लोग कहेंगे देखो गेस्ट मास्टर गिरी का पहला सिद्धांत यही है कि जो भी एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट होते हैं गलत होते हैं, तो वैसे भी गलत होता है, सीडी चला गया। सो नाउ वी आर 50-50, ये हो सकता है तो भी हो सकता है। श्रीलंका के साथ भारत का व्यापार, और वो कह रहा है स्टेडी इंक्रीज हुआ है, तो फिर हमको इकोनॉमिक सर्वे से डेटा निकालना पड़ेगा सब, तो ऐसा है कि कभी ज्यादा था फिर कम हुआ फिर वापस ज्यादा, तो इसे आप स्टेडी इंक्रीज नहीं कह सकते। स्टेडी इंक्रीज का ग्राफ कैसा था ये होता है, ये तो कैसे गिरा फिर वापस ऊपर गया, तो स्टेडी इंक्रीज ये ठीक नहीं है, थोड़ी रॉन्ग। टेक्सटाइल बराबर है भारत और बांग्लादेश के बीच एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जो भी डील है, तो सेकंड इज करेक्ट, सो द आंसर इज बी ओनली। अब यहाँ पर सबक क्या लेना है कि कुछ लॉजिक लगा कि आप जो 50-50 कर सके वो एक बात है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर तो आप गेस्ट मास्टरगिरी कर लेते कि थर्ड स्टेटमेंट कहता है नेपाल लार्जेस्ट इसलिए गलत है, पहला स्टेटमेंट कहता है कंसिस्टेंटली इंक्रीज, तो वो सब एक्सट्रीम वर्ड है इसलिए गलत है, वो सब होता था भाई, पर ये 2020 का पेपर है। फिर आजकल आप देखो एक तो पैटर्न क्वेश्चन और बाकी में भी वो माइंड गेम खेलता है, उसको भी पता है कि आपको पता है कि ये ट्रिक है, चिल्ला चिल्ला के यूट्यूबर्स ने सबको ट्रिक बता दी, इस कारण ऐसा होता है। हम लोग देख रहे थे ऑयल का कंप्लीट किया, गोल्ड की बात करते हैं नाउ। तो मेन टॉपिक इज दैट वी हैव टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट, और उसके वास्ते वी हैव रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट, रिड्यूस करने के अपन एंगल देख लिए। अब हमें गोल्ड के इंपोर्ट की बात करनी है। भारत के अंदर भी बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में कुछ गोल्ड माइंस हैं, पर उसमें जितना पैदा होगा मान लो 10 किलो, हमें भारत की पब्लिक को 1000 किलो तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका 3 बड़े सोर्सेस है जहाँ से हम लोग गोल्ड मंगवाते हैं। लेकिन गोल्ड का बहुत ज्यादा इंपोर्ट अच्छी बात नहीं है। देखिए जब भी महंगाई बढ़ती है तो पब्लिक ये सोचे मुझे बैंक अकाउंट में 4% इंटरेस्ट मिला है, लेकिन महंगाई 6% है तो मेरा लॉस हो रहा है, -2% मेरा नेगेटिव रियल इंटरेस्ट है, परचेसिंग पावर बढ़ नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बैंक में 4% इंटरेस्ट मिला है, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, 15% में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं तो गोल्ड खरीदूंगा। तो गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ता है, उस हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है, उस कारण से बाहर से मंगवाओगे डॉलर में पे करना पड़े तो अपनी लोकल करेंसी वीक होती है, डॉलर स्ट्रांग होता है और उसके चलते और महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ऑयल फर्टिलाइजर सारी चीज महंगी हो जाती है। ये आपको और क्लियर होगा जब हम रवि और सोम के क्लास करेंसी एक्सचेंज के देखेंगे। सो वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल कि पब्लिक को गोल्ड खरीदने से रोको। उसके वास्ते सरकार ने क्या लेके आई, एक तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और दूसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जो हम ऑलरेडी पिलर 1 सी में देख चुके हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऐसा है कि बाहर से हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, पर भारत की पब्लिक के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, तो उनको कहा देखो आप अपना गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करो, आपके वो तो लॉकर में रखते हैं, देखिए लॉकर में रखना एक बात है, ये अलग योजना है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ऐसा है कि आपने अपने जो भी गहने बैंक को दिए, बैंक वाला दे देगा एमएमटीसी नाम की कंपनी को। एमएमटीसी कंपनी इससे 3 काम कर सकती है, एक तो ये खुद के गोल्ड कॉइन्स, गिफ्ट सेट, ये सब वो बनाते हैं, तो उसे जो भी जिसको खरीदना है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद ले। दूसरा वो किसी और ज्वेलर को बेच देगा, या तीसरा ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड सीपीयू बनाने वाली कंपनी को बेच देगा, क्योंकि उसमें भी गोल्ड का थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल होता है। अब तो मेरा ज्वेलरी ले लिया एमएमटीसी को गया और उसने किसी और को चिपका दिया, तो मेरा क्या फायदा है? आपका ये फायदा है कि आपने जो गोल्ड डिपॉजिट किया उस पे आपको हर साल 2% ब्याज मिले, और मैच्योरिटी मतलब इसमें 1 साल से लेके 15 साल की योजनाएं होती है। मैच्योरिटी पे आपको आपका गोल्ड रिटर्न हो जाता है, आपके 10 ग्राम मैंने दिया था और 5 साल बाद 10 ग्राम आपको वापस करेंगे। अब 5 साल बाद 10 ग्राम वापस करेंगे, मतलब उस दिन आपको मुझे कैश में दे दो, तो उसका लेटेस्ट क्या भाव चला है, मान लो 90,000, तो आपको 90,000 मिलेगा, भले आपने जब गोल्ड लिया था 35,000 का था, जब डिपॉजिट किया 35,000 का था, तो आपका फायदा हो गया, मौज होगी। ऑप्शन 2 आपके नहीं मुझे कैश नहीं, मुझे तो वापस गोल्ड काइंड के रूप में दो, काइंड मतलब दया नहीं, काइंड मतलब वस्तु, वस्तु के रूप में दो, तो वो भी दे देंगे। हालांकि इसमें ये हो सकता है कि आपकी ज्वेलरी, गहना, चूड़ी वो तो चला गया, पिघला के किसी ने कंप्यूटर में यूज कर दिया था, आपको ये लोग नया बिस्किट या कॉइन दे देंगे। अब ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की होती है, तो 1 से 3 साल, 5 साल, 15 साल ऐसी होती है। शॉर्ट टर्म वाली ऐसी है उसमें बैंकर डिसाइड करता है आपको कितना ब्याज देना है। मीडियम और लॉन्ग टर्म वाली ऐसी है कि उसमें सरकार डिसाइड करती है और सरकार देती है कि कितना आपको ब्याज मिलेगा। बेसिकली वो क्या करते हैं उसके वास्ते आपको उस प्रपोर्शन में गोल्ड बॉन्ड्स दे देते हैं और उस पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड टाइप के आपको मजे मिलते हैं। एनीवेज अब यहाँ पर तकलीफ हो गई कि जो मीडियम और लॉन्ग टर्म वाली योजना जो गवर्नमेंट खुद चला रही थी और कसम दे रही थी कि हम आपको ब्याज देंगे, तो इन्वेस्टर की तो चांदी हो गई ये पूरी गेम में, क्योंकि आप जानते 2019 में 35,000 का था, अभी 90,000 का हो गया। तो सरकार को पता चल गया कि ये गेम हम चलाएंगे तो हमको नुकसान होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा 2025 में कि देखो शॉर्ट टर्म वाली जो स्कीम जो बैंक वाले खुद चलाते थे उनकी मर्जी चालू रखना है, रखो नहीं रखना है मत रखो, और ये जो मीडियम और लॉन्ग टर्म वाली जिसकी हमने गारंटी ली थी कि हम इंटरेस्ट देंगे मैच्योरिटी पर गोल्ड का लेटेस्ट भाव के हिसाब से हम आपको वापस करेंगे, वो सब हम बंद करते हैं। आपको पुराना डिपॉजिट ऑनर करेंगे पर नए वाले डिपॉजिट लेना हम बंद करेंगे। दूसरी योजना आप जानते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो हमने पिलर 1 सी में देखा था कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं पैसा रुपया, और आरबीआई मुझे जो गोल्ड बॉन्ड है उसमें निकाल, मान लो 10 ग्राम का बॉन्ड है, उसका 2019 में भाव चला 35,000 मैंने दिया, अब उस पे वो हर साल मुझे 2% ब्याज देगा, मैच्योरिटी जो भी 8 साल के बाद वो मुझे 10 ग्राम गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस जो भी 90,000 उतना वापस करेगा। एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी ताकि मैं फिजिकल गोल्ड खरीदने ना जाऊं और अपना पैसा ऐसे इन्वेस्ट करूं, लेकिन इसमें भी सरकार का सैड इमोजी हो गया कि ये भी नहीं परवड़ेगा, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, बहुत ज्यादा ये तो प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टर्स को, तो इसको भी बंद किया। मतलब पुराने वाले ऑनर करेंगे, नया किसी से पैसा नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक और चीज थोड़ी याद रखनी है कि इस पे टैक्स कितना लगेगा। तो ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और उस पे जो भी 2% ब्याज लोग दे रहे थे, तो ये जो इंटरेस्ट है ये मेरी टैक्सेबल इनकम में काउंट होगा, तो इस पे इनकम टैक्स का स्लैब लगेगा। हालांकि आप जानते हैं 12 लाख रुपए तक का मैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि रिबेट आ जाएगी। जो फाइनल प्रिंसिपल है उसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ, मान लो मैंने इन्वेस्ट किया था 40,000 था, वापस मुझे 90,000 मतलब 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो भी 12.5% 20% कुछ है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये है, बाकी जो उस पे टैक्स नहीं लगेगा वो सब एग्जेम्प्ट है, वो सब एग्जेम्प्ट है, उस पे प्रिंसिपल पे आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, तो जो भी 50,000 प्रॉफिट है उस पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना। तो यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसी चीज है कि उसके इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स भरना है, करेक्ट, लेकिन जो प्रिंसिपल मैंने 40,000 इन्वेस्ट किया, 90,000 वापस आया, 50,000 प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स में से माफी है, आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी जिसमें आप अपना गोल्ड डिपॉजिट करते हो उस पे ब्याज मिलता है, मैच्योरिटी पे आपको वापस गोल्ड मिलता है या उतना पैसा मिल जाता है लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से, उसमें तो दोनों माफ है, उसके ब्याज पे भी कोई इनकम टैक्स नहीं है और उसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ प्रिंसिपल पे कि आपने 40,000 का गोल्ड जमा किया, 90,000 में वापस आया, 50,000 का प्रॉफिट, उस पे कोई कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं है, वो 3 सारे एग्जेम्प्ट। लेकिन अब क्या हो रहा है, सरकार ने कहा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी बंद करते नहीं जम रहा है, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी पार्शियली बंद कर दिया ना कि मीडियम और लॉन्ग टर्म वाला तो है नहीं, तो दैट इज इट। इसके अलावा आरबीआई और क्या कर सकती है गोल्ड इंपोर्ट को कम कराने के लिए, एक कानून है फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें आरबीआई को सब पावर है कि भारत से कितना पैसा बाहर जा सकता है, क्या अंदर आ सकता है। एक जमाने में आरबीआई लेके 80-20 स्कीम, वैसा कि मान लो ये सब ज्वेलर्स ने गोल्ड बाहर से मंगवाना है, तो इनके पास रुपया, इनको कन्वर्ट करके चाहिए डॉलर, तो ये डॉलर खरीदने के लिए जाएंगे एक्सिस बैंक या किसी के पास, और वो कहेंगे हमें 100 किलो गोल्ड मंगवाना है, उसके वास्ते आप हमारे रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके दे दो, एक्सिस कहेगा हाँ कर दिया और मेरा इतना कमीशन है, खेल खत्म। अब वो दूसरे महीने वापस जाएगा ज्वेलर कि ये वापस से हमारे और दूसरे रुपये आप डॉलर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि हमें फिर से गोल्ड मंगवाना है,
तो सेकंड टाइम जब जाएगा तो बैंकर उसको रोक देगा कि मैं तुम्हारे रुपये को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करूंगा। जब तक तुमने ये जो 100 किलो गोल्ड मंगवाया था, इसमें से 80 वो तुम री एक्सपोर्ट कर दो। री एक्सपोर्ट मतलब इसका ज्वेलरी किसी और तीसरी देश को बेचो या कुछ करो तुम। यानी 80-20 स्कीम क्या है कि आप 100 किलोग्राम गोल्ड मंगवाते हैं, तो उसमें से 80 वापस री एक्सपोर्ट करो और 20 भारत के अंदर बेच सकते हो। तो स्वाभाविक है ऐसा जब होगा तो अपने आप करंट अकाउंट डेफिसिट में थोड़ा चीज स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि सारा हम लोग इधर नहीं रखे, थोड़ा री एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ऐसा इन्होंने कुछ साल चलाया अपनी स्कीम में, जो इनको मजा नहीं आया कुछ तो बंद कर दिया। तो दैट इज 80-20 स्कीम। अभी तो बहुत पुरानी चीज़ है, मैंने बताया 2 कारण से, एक कि आरबीआई ऐसी भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा कि ये कॉलम लिखने वाले उनको कुछ मिलेगा नहीं, गोल्ड का भाव बहुत बढ़ रहा है तो फिर वो यहाँ ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, उसके जरिए भी हम गोल्ड इंपोर्ट को रोक सकते हैं, क्योंकि पब्लिक गोल्ड में पैसा क्यों डालती है, उनको महंगाई से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो सरकार अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वापस चालू कर दे तो अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वो सब चीज़ हम पिलर 1 सी में देख चुके हैं। गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम भी देखा। गोल्ड का भाव जो ऊपर नीचे होते रहता है, उसमें कोरोना में पाएंगे थोड़ा कम हो गया था। वो कम होने के कारण क्या हो गया कि लॉकडाउन वगैरह, फिर लेकिन वापस वो बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या है कि कोरोना में माइंस में लॉकडाउन हो गए तो गोल्ड सप्लाई कम हो गया। लेकिन जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, रशिया यूक्रेन युद्ध, इजराइल पैलेस्टाइन का सब, तो लोग सोचते हैं शेयर बाजार की जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशन रहते हैं। कुछ बार ये होता है कि मान लीजिए कोरोना में भाव बढ़ के हो गया 40, सपोज 2020 में, फिर जब 2021 आए तो लोग सोचेंगे देखो वैक्सीन और रिकवरी हो गया सब, तो अब तो शेयर बाजार और अच्छा परफॉर्म करे और गोल्ड इतना हमको सेफ रखने की जरूरत नहीं है, तो बोल के वो अपना गोल्ड बेच के शेयर खरीदना चालू करे, तो गोल्ड का सप्लाई बढ़ जाएगा, उस कारण से हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, 39 हो जाए वगैरह वगैरह। बॉन्ड यील्ड और गोल्ड प्राइस का क्या रिलेशन है, इतना सब जटिल चीज यूपीएससी पूछती नहीं, तो विल नॉट वेस्ट टाइम। बेसिक मैंने आपको फैक्टर्स दे दिए, बाकी आप एमसीक्यू एलिमिनेशन मेथड से टिक करें। डायमंड, डायमंड में एक तो होते हैं नेचुरल डायमंड जो खुद के निकाले जाते हैं, उसको बनने में भी वर्षों मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, वो सब कार्बन पे प्रेशर है। तो सस्ता अल्टरनेटिव क्या है, लैब ग्रोन डायमंड्स, कि लैब में जो भी कार्बन या कोयले के ऊपर इतना प्रेशर और हीट डालो कि वो हीरा बन जाए। तो उसके वास्ते बजट में कुछ बोला गया था 2023 में, उसका सब जनरल नॉलेज जो भी आपके हैंड आउट में दिया है लैब ग्रोन डायमंड का, वो देख लेना। तो हमने देखा ऑयल का इंपोर्ट कम करने की जरूरत है, गोल्ड का इंपोर्ट कम करने की जरूरत है। अब सामने हमें अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने होंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या, नागपुर के संतरे, दार्जिलिंग की चाय, इसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब मैं गुजरात में चाय पैदा करूं और उस पर स्टिकर चिपका दूं दार्जिलिंग, तो मुझे सजा हो जाएगी। तो आप एक प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिटी देते हैं ताकि विदेशों में अद्भुत अद्भुत इसको खरीदना है, ये फील बने। तो दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इससे प्रोडक्ट की प्रीमियमनेस अपील बढ़ती है। अब सेम चीज को थोड़े महंगे दाम में बेच सकते हैं। प्रश्न इसका लीगल बेसिस क्या है। नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एग्रीमेंट है, उसमें एक ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसके अंदर आता है जीआई। और भारत में उसका कानूनी आधार क्या है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1990 में 99 में बना था। तो उसमें वही सब बात है कि किसी एक एरिया की प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलेगा, वो 10 साल की वैलिड होगा और उसके बाद उसको रिन्यू भी करा सकते हैं। और फिर बाहर वाला उसे यूज नहीं कर सकता कि दार्जिलिंग की चाय तो दार्जिलिंग एरिया के लोग ही उस स्टिकर चिपका सकते हैं, गुजरात से मैं चिपका मुझे सजा हो जाएगी। तो भारत में इसको कौन इंप्लीमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री सब टॉपिक कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, उसके नीचे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की ऑफिस चेन्नई में है। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आपको बताया टीटी टू डब्ल्यूटीओ की है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए काम करता है स्विट्जरलैंड में बैठा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये चाय या मैंगो, उसको जीआई टैग तो है, पर फॉरेनर को वो तुरंत आइडेंटिफाई भी तो करना चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ है। तो एप्पल का लोगो देख के कैसे आया एप्पल का प्रोडक्ट, तो इसका ऐसा लोगो डिजाइन किया है, दैट इज जीआई लोगो, ताकि एयरपोर्ट के जो भी शोरूम हो उसमें वो तो फॉरेनर उसको खरीद के लेके जाए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। ये वेबसाइट ipindia.gov.in से रजिस्टर जीआई अभी नहीं देखनी है। इंटरव्यू पे आप पहुंचे तो आपके राज्य के कौन कौन से प्रोडक्ट है वो देख लेना। आपके तो 20 पेज का पीडीएफ होगा, हाँ तो भाई स्मार्ट वर्क करो ना, कंट्रोल एफ दबाओ और फिर अपने स्टेट का नाम लिखो, बता देगा वो कहाँ पर है। प्रीलिम में भी कर तो सकते हैं, पर बहुत रेगुलर ट्रेंड नहीं है, और इतने सारे जीआई एक साल में ही दे जाते हैं, 20-50-100 हो जाए कोई हिसाब नहीं, तो सब कुछ रटना मुश्किल हो जाता है। फिर भी टाइम बचे, बाकी सारे सब्जेक्ट और हर एक चीज हो जाए तो फिर करना चाहिए। पिछले 1-2 साल के तो आपको ये सब करंट अफेयर्स पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। फिर बजट 2023 में सरकार ने बोला कि हर एक राज्य के जो भी कैपिटल है या बड़ा शहर है उधर एक यूनिटी मॉल बनाओ और वहां पर ये सब जीआई प्रोडक्ट्स को बेचा जाए ताकि इसकी और अपील बढ़े, और ये सब हम करेंगे। सो दैट इज यूनिटी मॉल। तो जीआई टैग का हिसाब देखा। नेक्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत में आपने कोई चीज को उत्पादन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, पहले लगती थी एक्साइज ड्यूटी, अब क्या लगता है जीएसटी, सीआई के पेट्रोल डीजल का हमने केस देखा। आपने एक्सपोर्ट किया, कस्टम ड्यूटी लगती है, आपको प्रॉफिट हुआ उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, आप एक छोटे अकेले व्यापारी इनकम टैक्स चलेगा, तो टैक्स भरने पड़ते हैं। भारत में रहे तो टैक्स भरने पड़े। लेकिन सरकार ने कुछ एरिया को कह दिया कि देखो ये वैसे तो भारत का हिस्सा है, लेकिन टैक्स के लिए इसको भारत का हिस्सा नहीं मानेंगे। जैसे गुजरात में कंडला, आंध्र में विशाखापट्टनम, या ये हरियाणा में डीएलएफ साइबर सिटी, टैक्स पर्पस के लिए हम ये मानेंगे कि ये भारत से अलग चीज है। इसे हम कहेंगे दीज आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एसईजेड। मतलब यहाँ जो भी कि मान लो 10 साल तक कोई टैक्स नहीं, आपको कोई जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, इनकम टैक्स कुछ नहीं, मौज करो। सिंगल विंडो क्लियरेंस। नॉर्मली आपको फैक्ट्री लगानी है तो 10 अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको सब परमिशन लेना पड़ेगा, फायर का क्लियरेंस चाहिए, वाटर पोल्यूशन का चाहिए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का चाहिए। यहाँ उसका एक पोर्टल होगा, उसमें आप अप्लाई करो, 10 डिपार्टमेंट को खुद ही भेज देगा और उधर से परमिशन लेके देगा। तीसरा, ऐसे जो एसईजेड बनेंगे वहाँ सारा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम ये सोचें कि गुजरात में अहमदाबाद और अडालज, इन दोनों के बीच हमें एक नया फूड प्रोसेसिंग का एसईजेड बनाना है। तो इसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हल्दीराम, एमडीएच, पतंजलि सब लोग फैक्ट्री लगाएंगे। इनको कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए कि हमारे जो भी ट्रक है उसका वजन करना होगा, जो भी प्याज टमाटर लेके आया हमारा जो एक्सपोर्ट में जा रहा है, हमने जितना मैन्युफैक्चरिंग किया उसको स्टोर करने के लिए कॉमन वेयरहाउस, पैकेजिंग करने के लिए हमें कॉमन मशीनरी दे दो, वर्कर के लिए कॉमन हॉस्टल, वॉशरूम, स्कूल, ये जितनी सुविधा करनी है एक एक कंपनी को नहीं बनाना है, वो सरकार बना के देगी। तो दैट इज एन एसईजेड। आपके इससे क्या फायदा है, फायदा तो है भाई, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, जॉब्स क्रिएट होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलता है। इसको भी पहले एसईजेड नहीं बोलते थे, इसको पहले बोलते थे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग और ईपीएजेड, और ऐसा एशिया का सबसे पहला ईपीजेड किधर बना, गुजरात के कंडला में। अरे ये तो तुम गुजराती इसलिए बता रहे हो, नहीं आप बहुत सारी एग्जाम्स देख लो, सीबीएसई, एबीएफ, स्टेट सर्विस, एसएससी, बार बार ये पूछा गया है। तो रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे कि एशिया का पहला ईपीजेड किधर बना, यू शुड रिमेंबर इट वाज इन कंडला। अब यहाँ तकलीफ होगी, मान लो ये 10 साल का आपको टैक्स एग्जेम्पशन दिया हो कि आप इधर फैक्ट्री लगाओ, 10 साल तक कोई टैक्स नहीं। तो कोरोना में कंपनियां क्या बोलती हैं कि कोरोना में हमारे तो सारे मजदूर तो गाँव चले गए, तो हम तो ये 1 साल तो इसका फायदा उठा ही नहीं सके, तो आप इसको एक्सटेंड कर दो, हमें 1 साल और एक्स्ट्रा 11वें साल की टैक्स की छूट दे दो। तो इसकी कुछ बार विवाद चलती है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एसईजेड, इसके नेगेटिव बातें भी है। मान लो कि 10-10 साल टैक्स की छुट्टी है, तो मैं अभी 10 साल कंडला में फैक्ट्री खोलता हूँ, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा और हरियाणा में दूसरी फैक्ट्री खोल दूँ, ताकि मुझे और दूसरे 10 साल मतलब 20 साल तक टैक्स नहीं भरना पड़े, फिर उधर एक्सपायर हो जाए तो विशाखापट्टनम में तीसरी बार खोल दूँ। तो ये लोग क्या टैक्स अवॉइड करते हैं, लूपहोल अपनाते हैं। दूसरा,
एसईजेड के अंदर सरकार कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, व्यापार में सुगमता, तो कोई ईपीएफओ ईएसआईसी इंस्पेक्टर आपका चेक करने नहीं आएगा। तो ये लोग वर्कर का वो पैसा काट के जमा नहीं करते, तो वर्कर को पेंशन इंश्योरेंस मिलता नहीं। जब भी इनका टैक्स हॉलिडे खत्म हो जाता है तो ये दूसरे कोई सिटी में अपना एसईजेड खोलते हैं और कहीं पर भी 20-30 साल तक टैक्स नहीं भरते। तीसरा, ऐसे एसईजेड बनाने के लिए खेती बाड़ी की और जंगल की जमीन पे ये सब खोला जाता है। तो इस कारण से अपनी फूड सिक्योरिटी, अनाज कम पैदा होता है, जंगल काटे जाते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को खतरा है, ये सब चीजें। सॉल्यूशन का एक कमिटी बनाई थी, पर वो मेंस के अंदर समझेंगे, बाबा कल्याणी कमेटी। भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ऐसा है कि पहले 2015 से 20 के बीच एक पॉलिसी थी, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब नया आ गया। हमें याद इतना रखना है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन बनाता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री और उसके नीचे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसको बनाते हैं। हमें नई वाली याद रखनी है जो 2023 में आई। इस पॉलिसी के 4 पिलर हैं। एक तो टैक्स में माफी करेंगे, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता करेंगे, तीसरा ये सब नाइट विजन गॉगल्स, ड्रोन, ई कॉमर्स, ऐसे सब उभरते हुए सेक्टर्स पे फोकस करेंगे, एंड लास्टली टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट वगैरह के साथ कोलैब करेंगे कि मिर्जापुर के कालीन तो वहाँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दैट इज द न्यू पॉलिसी। इसके 4 पिलर हैं, इनको याद रखना है। एक बार यूपीएससी ने एमसीक्यू भी पूछा था। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री इसे इंप्लीमेंट करेगी, टारगेट है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट 2030 तक हो जाना चाहिए। अब एक एक करके हम समझते हैं इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला है टैक्स में माफी। टैक्स में माफी के अलग-अलग पहले तो स्कीम समझते हैं। लेट मी ज़ूम इन। मान लीजिए एक विमल है, गुटखा नहीं, टेक्सटाइल कंपनी है मुकेश अंबानी की। तो इनको ये इच्छा हो जाएगी मुझे इधर से सब एक्सपोर्ट करना है, कपड़े बना के, शर्ट्स बना के। तो इट इज अ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनी। उसके वास्ते भी उनको मशीन चाहिए होंगे जो बाहर से मंगाएंगे। अब मशीन मंगाएंगे तो इस पे क्या लगती है? कस्टम्स ड्यूटी। लेकिन सरकार कहेगी तुमको सब माफ है। इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईपीजीसीस, ईपीसीजी स्कीम। तो बेसिकली अगर आप अपने एक्सपोर्ट के धंधे के लिए बाहर से मशीन इंपोर्ट करते हैं, उस पे जो भी कस्टम ड्यूटी सरकार माफ कर देगी। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कलर, डाई, केमिकल बहुत चढ़ते हैं। तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल उसमें भी सरकार टैक्स में कुछ जो भी उसका कस्टम ड्यूटी लगता है उसमें कुछ छूट देगी, माफी देगी। तो उसको हम कहते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा, मुकेश अंबानी को ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी भारत के अंदर वो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको कॉटन खरीदेंगे एग्रीकल्चर मंडी से, तो तब लगता है एग्रीकल्चर मंडी टैक्स। वो इस कॉटन का सब मिल में काम करेंगे, उस पे बिजली पर स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। तीसरा, वो ये सब ट्रांसपोर्ट करके मुंबई के बंदरगाह तक, पोर्ट तक ले जाएंगे, तो ट्रक में डीजल पर उस पे लगता है एक्साइज वैट। तो ये जितने येलो कलर के टैक्सेस है सरकार का, ये भी तुम्हारी माफ। इसकी योजना है रोड टैप स्कीम, रोड टैप स्कीम। सो नाउ लेट मी ज़ूम आउट। 3 जात की स्कीम हुई, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एडवांस ऑथराइजेशन, रोड टैप। ये तो पहले भी थी, और ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 उसने कहा ये सबको और ऑप्टिमल बनाएंगे, इसमें आपको और सब्सिडी देंगे और मौज करा देंगे। तो दैट इज वन थिंग। मान लीजिए रिलायंस रिफाइनरी है, तो ये इंपोर्ट क्या करेगा? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। फिर इसमें से मान लो इन्होंने प्लास्टिक बना के एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट करोगे फिर से लगेगी कस्टम ड्यूटी। तो सरकार ने कहा ये जो तुम एक एक्सपोर्टर हो, तुम्हारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी है वो हम माफ कर देंगे यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मैकेनिज्म। वो क्या होती है? जीएसटी वाले लेक्चर में देखा था, उस हिसाब से उसको माफ हो जाएगा। ऐसी इस योजना को सरकार ने कहा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एमईआईएस स्कीम। इसका फुल फॉर्म नहीं याद रखना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब ऐसी जो ये स्कीम जिसमें कस्टम ड्यूटी माफ थी, जब आप कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते थे और उसके वास्ते जो भी कस्टम ड्यूटी पहले भरी हो गया, तो कुछ देश भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में गए कि ऐसा सब करके भारत का माल सस्ता हो जाता है तो हम कम्पीट नहीं कर पाते। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये योजना बंद करो, स्टॉप इट। तो सरकार ने कहा ठीक है इसको हम स्टॉप करेंगे, पर इसकी जगह नई स्कीम लेके आए जिसको कहते हैं रोड टैप स्कीम। जो भी मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट करता हूँ कि मान लीजिए कोई एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बाबा रामदेव पतंजलि, वो कहे हम आटा नूडल्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? वीट चाहिए। अब जो वीट चाहिए तो वो खरीदने जाएंगे एग्रीकल्चर की एपीएमसी मंडी में। एपीएमसी मंडी क्या होता है? पिलर 4 एग्रीकल्चर में देखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। तो जब वो एग्रीकल्चर मंडी से अनाज खरीदेंगे उस वक्त उनको एक फीस भरनी पड़ेगी जिसको कहते हैं एपीएमसी मंडी टैक्स। अब आप समझो एपीएमसी वो कोई सरकार नहीं है कि वो अपना टैक्स ले सके, लेकिन वो कहेंगे देखो हमारा ये जो मंडी है, एरिया है जहाँ से आपने वीट खरीदा, तो हमें ये दुकान और ये सब साफ सफाई करनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा भरो। तो बाबा रामदेव विल पे एपीएमसी मंडी टैक्स। फिर ये गेहूं को लाके पीसेंगे, उस पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भरो। फिर इन्होंने ये आटा नूडल्स बनाए, ट्रक में भरेंगे और मुंबई के पोर्ट में भेजेंगे। तो ट्रक में भरा तो ट्रक में डीजल है, डीजल में क्या लगता है? एक्साइज वैट। मुंबई पोर्ट पे भेजा, उधर से एक्सपोर्ट करो, क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। तो सरकार ने कहा ये सारी चीज़ों के ऊपर जितना आपने ये जो अलग टैक्स भरा आपको माफ है, सब इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मौज करो। इसको कहा गया रोड टैप स्कीम। इसका भी फुल फॉर्म याद नहीं रखना, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो दैट इज रोड टैप स्कीम। तो सरकार ये क्यों लेके आई? क्योंकि जो पहले थी एमईआईएस स्कीम उसको डब्ल्यूटीओ नाम की संस्था ने बंद करा दिया था। डब्ल्यूटीओ क्या है नेक्स्ट वीक हम समझेंगे। तो सरकार ने ठीक है वो बंद कर दिया, अभी नई योजना लेके रोड टैप। आपके पर इधर भी वही तो चीज़ कर रहे हो कि टैक्स माफ कर रहे हो, तो ये भी डब्ल्यूटीओ का तो वायलेशन ही कर रहे हैं आप, पर सरकार का कहना है कोई वायलेशन नहीं। अब उसके सब केस चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे कि डब्ल्यूटीओ की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जज ही नहीं है, जज की शॉर्टेज है, तो केस चलते रहते हैं, तो कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता है। एनीवेज कमिंग बैक, रोड टैप स्कीम ये हमने देखा, इसमें आपको सब फायदा देंगे। अभी विमल टेक्सटाइल, उनको बाहर से कुछ मशीनरी खरीदनी है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने मान लो $1000 की मशीनरी खरीदी और वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी चढ़ेगी $120 की। अब सरकार ने ये कहा कि देखो मुकेश भाई, तुम ये जो कस्टम ड्यूटी है ये हम तुम्हारी माफ कर देंगे, पर एक शर्त है कि $120 की कस्टम ड्यूटी तुम्हें माफ करानी है, तो उसका 120 टाइम्स 6 यानी कितना $720 के आप ये विमल के शर्ट्स, पैंट्स ये सब एक्सपोर्ट कर दो, तो तुम्हारी कस्टम ड्यूटी माफ है जितना मशीनरी पे तुमने भरा था। इसे कहा गया एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स यानी ईपीसीजी स्कीम। यहाँ पर नंबर याद नहीं रखने, तो सैंपल के लिए मैंने ऐसे लिख दिया 6 या 6 टाइम्स वगैरह। तो दैट इज ईपीसीजी स्कीम। और इसमें शर्त थी कि आपने एक फिक्स टाइम फ्रेम में एक्सपोर्ट कर देना पड़ेगा, तभी तुमको ये स्कीम का फायदा मिलेगा। अब मुकेश अंबानी कहे सर ये $720 आपने बोला था एक्सपोर्ट करो शर्ट पैंट, मेरे से नहीं हो रहा है, कोरोना आ गया कुछ है, तो फिर इस पे पेनल्टी और इंटरेस्ट चलेगा जो कस्टम ड्यूटी उन्होंने नहीं भरी थी। तो ये जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें सरकार ने कहा ये सब ऐसी जो चोंचलीबाजी हम करते थे वो हम बंद कर देंगे और आपका सब माफ है, तुम मौज करो। तो दैट इज वन टाइम अमनेस्टी, मतलब एक बार आपका माफ करते हैं, हमसे ध्यान रखना, वन टाइम अमनेस्टी स्कीम ऑन डिफॉल्ट ऑन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। तो टैक्स मतलब टैक्स में अलग छूट दी जाती है, वो एक बात है। दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको जो भी 1000 के डॉक्यूमेंट मांगते हो इंस्पेक्शन करते हो उसमें काफी सारी छूट दी जाएगी, तब ऑनलाइन आप भर सकते हैं फॉर्म्स और एप्लीकेशन और फीस वगैरह। तीसरा इमर्जिंग सेक्टर्स पर हम फोकस करेंगे। इमर्जिंग सेक्टर याद रखने, ओमेट यानी स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट वगैरह, जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, लेजर कटर, रोबोटिक काम, ग्राफिक, नैनोटेक वगैरह। ई कॉमर्स, ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रोन है सिविलियन भी यूज है, शादी की फोटोग्राफी कर दो मिलिट्री भी यूज है, उसी तरह नाइट विजन गॉगल्स का भी सिविलियन यूज किया। ये फॉरेस्ट ऑफिसर उसको जंगली जानवर का शिकार नहीं हो रहा इसलिए रात को पहन के निकले, मिलिट्री यूज तब समझते हैं। तो ये सबको एक्सपोर्ट कराएंगे। मर्चेंट
मर्चेंटिंग ट्रेड को भी हम एक्सपोर्ट कराएंगे, प्रमोट करेंगे गिफ्ट सिटी से। ये क्या समझते हैं? मर्चेंटिंग ट्रेड क्या है कि हम मिडल ईस्ट से, मान लो ईरान से कालीन कारपेट्स मंगाए भारत में, फिर भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट करें। ये तो इनएफिशिएंट गेम है कि भाई पहले तो इधर ला फिर उधर जाते तो लंबा पड़ जाएगा। उससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम फोन करके उसको बोल दें कि तुम ईरान से सीधा अमेरिका भेज दो, और ऐसा हम फोन कर दें गिफ्ट सिटी से। गिफ्ट सिटी क्या है कल समझेंगे। तो मर्चेंटिंग ट्रेड क्या होता है? व्हेन कंपनी बाइज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड सेल्स देम टू अनदर कंट्री विदाउट ब्रिंगिंग इट इनटू देयर ओन कंट्री। ईरान से मैंने कालीन खरीदे और भारत नहीं मंगवाए, सीधा उसको मैंने खरीदे, तुम रखो गोदाम में, मैं बोलता हूं अमेरिका भेज देना। इसे हम कहते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड। तो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी प्रमोट करेगा। ये विमल टेक्सटाइल, तो इनको तो सालों का अनुभव होगा क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, क्या कैसे करना है। पर मान लीजिए कोई एक नया यंग एंटरप्रेन्योर है, उसको ये सब नहीं पता, तो सरकार ने ये कहा कि ये जो सीनियर है उसने जूनियर को ट्रेन करना होगा, मेंटोर करना होगा। आपके पास मुकेश अंबानी को क्या पड़ी इसको करेगा। अब समझो बाकी टैक्स में माफिया वगैरह कहीं ना कहीं टर्म्स कंडीशन जोड़ेंगे कि आपको ऐसे 5 लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी। तो ये सब भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से कोई एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से अराकू कॉफी का एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे। अलग अलग टाउन्स, उसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाएंगे। मान लो मिर्जापुर के अंदर कारपेट मशहूर हो, तो कारपेट एक्सपोर्ट के लिए उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। अब ऐसी जो योजनाएं होती हैं डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, इन सब में होता क्या है? होता ये जो मैंने अभी आपको एसईजेड वाले में बताया कि अहमदाबाद और हड़ालज के बीच एक नया ऐसा बना दो आप, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। और वहाँ एमडीएच हल्दीराम पतंजलि को बोला खोल दो अपना फैक्ट्री, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाएगी, ट्रक का मशीन, ट्रक वेइंग मशीन, वेयर हाउस पैकेजिंग मशीन, वर्कर की हॉस्टल, स्कूल वगैरह, और जो लाइन बिछानी है, रोड बिछाना है, वो भी सरकार करेगी। इसमें यूनियन की जिम्मेदारी क्या? पैसा दे। स्टेट की जिम्मेदारी क्या होती है कि जमीन दे, और बाकी बिजनेसमैन को सुविधा हो जाए। अब ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 में बनी, तो शुरुआत में सरकार सब तानाशाही चला रही थी कि अपनी मर्जी से डिसाइड करते थे कौन से सेक्टर को कितना हेल्प जाना चाहिए, कौन से टैक्स में क्या माफी होनी चाहिए, एक्स वाई जेड सब वो तय करते थे। फिर 2024-25 में उन्होंने अपनी पॉलिसी में अमेंडमेंट किया, सुधार किया कि अब से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इज मस्ट। मतलब जो भी इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनसे हम राय मांगेंगे कि ये वाला हमको टैक्स कम ज्यादा करना है, ये वाला प्रोसेस में ऐसा बदलाव करना है, आप क्या सोचते हैं? तो पीपल विल गिव फीडबैक। अब मान लीजिए सरकार उस फीडबैक को रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन सरकार ने पब्लिकली वेबसाइट पे अपलोड करना होगा कि हमको ये फीडबैक मिला था, लेकिन इस कारण से हमने इसको रिजेक्ट किया है। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सरकार इस पॉलिसी में लेकर आई है। नए बजट में एक्सपोर्ट के लिए क्या कहा? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, वो बेसिकली एमएसएमई वालों को लोन देंगे, ये वो बातें। और एक नया पोर्टल बनाएंगे, भारत ट्रेड नेट पोर्टल। इसका बेसिक जनरल नॉलेज आसान है, 40 मिनट मुझे नहीं खींचना है, हैंडआउट में दिया है, आप पढ़ लेना। तो नए बजट में 2 बातें। इसके बाद एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए असेंबल इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, ये सब भी अपन पिलर 4 बी में हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ 2-5 ही स्लाइड है, इसको निपटाते हैं, ब्रेक नहीं ले रहे। देखो जब भी आप कोई सामान कार्गो एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ऑफिसर आके सब चेक करेगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा बिजनेसमैन है 10 साल से एक्सपोर्ट कर रहा है, कभी उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ, तो फिर क्या भाई आप मुझ पे तो यकीन रखो, मेरा हर कार्गो खोलने की क्या जरूरत है, मुझे जाने दो। तो ऐसे जो पुराने एक्सपोर्टर या कार्गो कंपनियां हैं जिन पर कोई ऐसा एफआईआर वगैरह नहीं है, अच्छा क्लीन रखड़े, तो सरकार उसको एक अलग मेडल देगी, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। तो उसके हर कार्गो का बहुत सख्ती से चेकिंग नहीं होगा। किंग चिलीज, बर्मीज ग्रेप, जैकफ्रूट, लीची, तो भारत में पूर्वी भारत से सीधा इसको यूरोप एक्सपोर्ट करना हो तो ट्रेन या जहाज से भेजोगे तो खराब हो जाएगा, प्लेन से भेजना पड़े, तो उसके वास्ते स्पेशल उड़ानें चलाएंगे, कृषि उड़ान योजना सरकार लेके आई। ऐसा और भी छोटा छोटा जनरल नॉलेज है, वो हैंडआउट में आप देखना। शिपिंग से ज्यादातर हम तो एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें 2 जगह तकलीफ हो गई कि हम लोग ये इधर सुएज कैनाल से जो माल यूरोप में भेजते थे, उधर ये ईरान और उसके सपोर्ट में हाउथी रेबल्स वो सब शिप्स को अटैक करने लगे। तो हमें घूम के जाना पड़ेगा अफ्रीका से इस तरफ, तो शिपिंग डिले हो जाएगी, सामान देरी से पहुंचेगा। तो ये सब के चलते एक्सपोर्टर को दिक्कत आ रही है। इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल भी उसका दुख जाता था, इस साल भी 2025 के सर्वे में भी दुख जाता है। दूसरा, ये पनामा कैनाल आप जानते हैं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच है। इसका क्या फायदा? पैसिफिक से सब घूम के नहीं जाना पड़े, बीच में से आप अटलांटिक समुद्र में जा सकते हैं। तो इधर ये पनामा कैनाल है, उधर किसी आतंकवादी ने अटैक नहीं किया। तो कैनाल आप सिस्टम समझते हो क्या? पहले उसमें पानी भरेगा, फिर आपका जा जाएगा, फिर दूसरी साइड जाएगा, फिर पानी निकालेगा। तो उतना पानी नहीं बचा, उनका जो भी लेक था उसमें पानी नहीं बचा, अल नीनो और क्लाइमेट चेंज के चलते। तो एक तो बड़े जहाज जा नहीं सकते, छोटे वाले जाते हैं, उनसे भी लोग ज्यादा फीस चार्ज करते हैं कि हमको भी और पंप चला के पैसा पानी डालना है। तो इस कारण से वहां पर से भी जो ट्रेड जाता था वो मुश्किल हो गया, धीमा हो गया, महंगा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये तुमको पनामा कैनाल बनाने का पैसा हमने दिया, सिक्योरिटी हमने दी, तो इस पे हम अपना कब्जा करेंगे। हालांकि वो आईआर का मुद्दा है, आईआर के मटेरियल में आप देखना। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज इंक्रीजिंग। चाहे वो ट्रंप की नीतियां हैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, इजराइल पैलेस्टाइन का सब चल रहा है, और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर और ये सब तकलीफ तो है ही। अब जब भी ये होता है तो आप समझते हैं बहुत सारे अब ट्रंप ये जितना एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहा है, अगले वीक पढ़ेंगे। मान लीजिए वो कार पे, फार्मास्यूटिकल पे बहुत टैक्स लगा, तो अपनी कुछ कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, तो अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगा, जीडीपी को नुकसान हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो हमें इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, कैसे नापे। तो आरबीआई ने एक इंडेक्स बनाया, गूगल ट्रेंड्स बेस्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स इंडिया जीवाई। क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, आप एक एक्सपोर्टर है और आप ये सब देख रहे हैं कि मान लो अनसर्टेनिटी ये है कि मैं भेजूंगा तो जहाज पहुंचेगा कि नहीं, अब सर्च करेंगे हाउथी रेबल्स और ये वो, तो वो सारे सर्च कीवर्ड्स को आरबीआई ट्रैक करता है। और जब ऐसा सर्च वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब ये बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले ऐसे वर्ड्स को ज्यादा सर्च करते हैं, तो आरबीआई भी मानता है कि अनसर्टेनिटी बढ़ गया है। ये किया जाए ताकि उसके हिसाब से हम पॉलिसी में रिफॉर्म्स ले सके। हालांकि इससे ज्यादा उसमें हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि मेंस का मुद्दा है, तो मेंस में समझेंगे। तो क्या वो इकोनॉमिक सर्वे की ऑब्जर्वेशन है, अलग से आपको पढ़नी नहीं है, अपने हैंडआउट में सब है, और वो मेंस में हम लोग आगे इसे पढ़ेंगे। तो आज हमने समझ लिया कि करंट अकाउंट में डेफिसिट कम करने के लिए ऑयल, गोल्ड, जीआई, एसईजेड ट्रेड पॉलिसी का क्या हिसाब किताब है। कल मिलेंगे वापस, तो कैपिटल अकाउंट में सब हम बातें करेंगे, एफडीआई, एफपीआई का क्या वगैरह। तो अभी समझिए ये जो हैंडआउट है उसमें एफडीआई, एफपीआई की बातें जो बाकी है कल करेंगे। उसके बाद ये हैंडआउट खत्म हो तो पिलर 3 में जाएंगे, करेंसी एक्सचेंज रेट वगैरह। अब 2 बात हो सकती है, या तो मैं इसका हैंडआउट कल अपलोड करूंगा, वरना सैटरडे को मैं अपलोड करूंगा, तो शाम 7 बजे में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसे आप निपटाइए। इसमें से भी पीवाई के बहुत सारे हैं, पर वो कल हम सॉल्व करते हैं। सो आई एंड द क्लास, यू टुमारो नाइट।